हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सीजीएल प्री में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करा रहा हूँ जो कि आपके आने वाले मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, है ना? क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है? और किसी को अगर एंशिएंट हिस्ट्री की वन शॉट देखनी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा, मैं इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूँगा, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। और किसी को एंशिएंट हिस्ट्री की वन शॉट देखनी है तो मेरे वन शॉट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बट इतनी कैपेबल है कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एडिक्विटी के भी उसमें से पूछे गए हैं, ठीक है ना? पूछे नहीं गए मतलब मैंने ऐसे उठाए थे टॉपिक कि उसमें भी कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, है ना? पूछे गए का तो मतलब ये हो जाता है कि एडिक्विटी ने मेरे उससे देख के वीडियो बना ली, ऐसा नहीं है। एक और चीज़ है कि अगर भाई किसी भी भाई को, किसी भी बहन को अगर मैथ अच्छा करना है तो वो हमारी सी एम 5.0 ले सकता है। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ओनली 250 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। बेस्ट बुक है। 2000 क्वेश्चंस हैं। अगर आप 15-20 दिन में भी ख़त्म करना चाहो तो इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है, ओनली प्रीवियस ईयर है। एक बार आप लगा लो और एक बार आप उसका रिवीजन कर लो, उसके बाद फ्यूचर में आपको कोई कोर्स वगैरह कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, है ना? इंट्रो लंबा हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। मैं पेन दूसरा ले लूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि विच एंशियंट रूलर, मतलब कौन से ऐसे प्राचीन शासक थे। रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिसका जिनका जो प्रशासन था इज़ नोटेड फॉर इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, उसके हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए जो फेमस था, ठीक है ना? मतलब केंद्रीकृत। जैसे सेंट्रलाइज्ड क्या मतलब होता है इसका? इसका सिंपल सा मतलब होता है जैसे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके की होती है, या तो वो सेंट्रलाइज्ड होती है या वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है ना? सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि बेसिक लेवल पे हम जैसे अपनी कंट्री को माने तो कंट्री में क्या हो रहा है कि बेसिक लेवल पे आप देखो छोटी छोटी सिटीज़ हैं, छोटे छोटे गांव हैं, है ना? तो एक छोटा जो गांव है, गांव में क्या हो रहा है, कोई प्रधान है उसको कंट्रोल कर रहा है। कई सारे गांव जो मिल रहे हैं, कई सारे गांव मिलकर एक एरिया बना रहे हैं, जिला बना रहे हैं, ठीक है? वो जिला बनकर क्या कर रही है, स्टेट बना रही है। फिर कई सारे स्टेट मिलकर क्या कर रही है, इंडिया को बना रही है। तो इंडिया क्या है, उसका सेंटर पॉइंट है। और सपोज मान लो इंडिया में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, मोदी साहब, वो क्या कर रहे हैं, वो सेंट्रल यूनिट है जो पूरी इंडिया को एक्चुअल में कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या हो रहा है कि नीचे से कंट्रोल जो है ऊपर तक जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट वो अपना बेसिक लेवल पे, जैसे गांव के लोग जो डिसीजन ले रहे हैं तो गांव वही कर रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं है देखने वाला, ऐसा नहीं है। सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब नीचे से ऊपर तक की चीज़ें, मतलब नीचे का एरिया मान लो ये, फिर ऊपर ये, इस तरीके से। और ये जो सबसे टॉप में बैठा है, जो अपनी जैसे कंपनी का बॉस हो गया, कंपनी के बॉस से ही सारी चीज़ें चलती हैं। हर एक छोटे बंदे, छोटी इंप्लॉय कोई भी है, उनकी सैलरी वगैरह, डिसीजंस कब आना कब जाना, सब कुछ क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर तय होता है। मान लो कि ये 200 बंदों की टीम है, 200 बंदों में से क्या हो गया कि हर एक टीम में 50-50 बंदे हैं, तो उनके क्या है, कई सारे हेड हैं, टीएल है ना? फिर इनके अपने क्या होते हैं, कई सारे मैनेजर्स होते हैं, फिर इसके ऊपर कई सारे डायरेक्टर्स होते हैं, और फिर इनके ऊपर एक सीईओ बैठा होता है जो क्या करता है, इसको कमांड देता है, फिर ये इसको कमांड देते हैं, फिर ये इसको कमांड देते हैं, फिर ये इसको कमांड देते हैं। तो यही सेंट्रलाइजेशन है ना? तो आई थिंक मैंने थोड़ा ज़्यादा समझा दिया हो, तो कोई बात नहीं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा एंशियंट रूलर है, कौन सा प्राचीन शासक है ना, जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज था, कौन सा था, ठीक है ना? तो भाई इसका जो आंसर हमें मिलता है, आप देखो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, जैसे पुलकेशिन हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, हर्षवर्धन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? एक्चुअल में क्या है कि जो अपना मौर्यन एम्पायर था, या मौर्यन स्टेट, मौर्यन डायनेस्टी थी, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना? मतलब उन लोगों ने ही चालू किया था कि हर चीज़ों को हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, नीचे से ऊपर तक की चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने मेरी वीडियो या पीडीएफ देखी होगी तो उसमें भी मैंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्य का प्रशासन था, उसमें भी मैंने ये कहा था कि उनका हाईली सेंट्रलाइज्ड वेलफेयर स्टेट रहता था। और जो किंग थे उसके, मतलब जो राजा थे, लाइक जैसे क्या कहते हैं अपने जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, है ना? तो या फिर जैसे मान लो आपके क्या कहते हैं, बिंबिसारा हो गए, ठीक है? या फिर मान लो जो हमारे अशोका हो गए, मौर्य वंश के। तो इनमें क्या होता था कि जो भी किंग है, किंग के पास क्या होते थे, मंत्री परिषद होते थे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। लाइक जैसे अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब है, उनकी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो मान लो कोई फाइनेंस संभाल रहा है उसमें, कोई होम मिनिस्ट्री संभाल रहा है, कोई डिफेंस संभाल रहा है, तो सारे कंट्रोल कर रहे हैं और सारे अपना जो कंट्रोल करके क्या कर रहे हैं, राजा को असिस्ट कर रहे हैं, है ना? तो सेम यहाँ पर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव में भी ऐसा ही हाईली सेंट्रलाइज वेलफेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। और अगर आप एनसीईआरटी में जाओ, है ना, देखो एनसीईआरटी अगर आप नॉर्मल वाली देखोगे जो अपनी नॉर्थ में चलती है, दिल्ली वगैरह में, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो या फिर तमिलनाडु की पढ़ो। तो ये तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, इसी में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक टॉपिक है द मौर्यन स्टेट एंड पॉलिटी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या क्या कहा उस चीज़ को हम देखते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो मौर्यन स्टेट था वर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एज रेवेन्यू टू द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना? इन एडिशन टू द, मतलब ये कह रहे हैं कि जो मौर्य, जो मौर्यन थे, या जो उनका जो साम्राज्य था, उनकी क्या है कि जैसे उनकी जो डिफेंस वगैरह थी या इंटरनल सिक्योरिटी थी, ठीक है ना, इन सब के लिए क्या होता था कि बहुत ज़्यादा
मतलब पैसे फंड वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। दिस रिक्वायर्ड, तो यही कह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से है ना उन्होंने इस तरीके का जो एक सेंट्रलाइज्ड वेलफेयर सिस्टम, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप किया था कि सारी चीज़ें प्रॉपर यूनिफॉर्म तरीके से चल पाए, क्योंकि देखो इनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा हो गया था, है ना। तो कोई सा भी बड़ा एम्पायर होगा ना, तो अगर उसको सेंट्रल से कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कुछ दिनों बाद में ही क्या होगा, पता चलेगा कि आपका साउथ का हिस्सा अलग हो गया, आपका नॉर्थ का हिस्सा आपसे अलग चला गया। जैसे आप मुगल के टाइम पर ही देखते हो कि बहुत सारे किंगडम्स अलग हो गए। जो बिहार का बंदा हो गया या बंगाल का बंदा हो गया, वो रिस्पॉन्स नहीं करते थे, वो अलग हो गए थे। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसलिए सेंट्रलाइज्ड किया गया ताकि ये क्या कर पाए, सारी चीज़ों को पकड़ के रख पाए। यही मेन मोटिव था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी में क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला था इन सभी ऑप्शंस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मौर्यन का है, तो मौर्यन का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो भाई मौर्यन, आप सभी को पता है कि इनकी जो फाउंडेशन किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, ये आप देख लिए, है ना। और जो आपको पता है कि जैसे कई सारे डायनेस्टीज थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले अपनी कौन सी डायनेस्टी थी, अपनी थी नंदा डायनेस्टी थी। ठीक है ना। धनानंद हो गया, महापदम नंदा। ठीक है, कई सारे नंदा डायनेस्टी थी। तो नंदा डायनेस्टी में ही क्या हो गया कि जो मतलब उनके जो लास्ट वाले रूलर थे जिनको हम धनानंद कह रहे हैं, उसको क्या किया था, मतलब ओवरथ्रू कर दिया था। उनके जो साम्राज्य थे उनको फेंक दिया था, या कोई सी भी पॉलिटिक्स वगैरह करके जो अपने क्या कहते हैं, उनके जो गुरु थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिनको हम चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी मदद से क्या करा गया था, जो धनानंद है उनको गद्दी से हटाकर फिर राज किसका चालू हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का, और वहीं से मौर्यन एम्पायर चालू हुआ था। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। मतलब क्या होता है कि अब मैं स्टोरी बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आप मेरा वन शॉट देखो, उसमें भी मैंने डिटेल्ड में करा रखा है। अभी मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले नंदा डायनेस्टी थी। नंदा डायनेस्टी में धनानंद थे। ठीक है ना। धनानंद को हटाकर या उनको गद्दी से उतार कर या हरा कर, कैसे भी कहो, जो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे, जहां से मौर्यन एम्पायर चालू हुआ था। और इन सभी को कर पाया है चंद्रगुप्त मौर्य, क्यों, क्योंकि इनके पास एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य, या फिर इनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत मदद करी थी। एक्चुअल में मेन पीछे इन्हीं का ही दिमाग रहता था, जैसा ये कहते थे वैसे चंद्रगुप्त मौर्य करते थे। ठीक है ना। तो इन्होंने ही सारी, जैसे क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस पॉलिसी थी कि इनसे शादी करो, जो वीक हैं उनको हराओ और जो स्ट्रांग है उनसे संधि कर लो। ठीक है ना। कहीं पर किसी से विवाह कर लो, उनके साथ में संधि कर लो, इस तरीके की पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें थी। और मौर्यन टाइम पर जो मौर्य लोगों की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। और ग्रीक में जो अपने चंद्रगुप्त मौर्यन को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो हमें कैसे पता चला कि ये मौर्यन एम्पायर था, ये सब हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुछ मिलते हैं, सोर्सेस, जहाँ पर ये पता चलता है कि मौर्यन जो एम्पायर था, जहाँ पर चंद्रगुप्त हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि चार तरीके के मतलब कास्ट और अलग तरीके के, चार तरीके की कैटेगरी थी, है ना। जैसे क्षत्रिय थे, ठीक है, शूद्र थे, वैश्य थे, ठीक, ब्राह्मण थे। तो ये चार क्या थे, अलग अलग तरीके की कास्ट थी पुराने टाइम में। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय थे, जबकि पुराणास जो होते हैं वो कहते हैं कि ये जो मौर्य थे वो लोअर कास्ट के थे, वैश्य थे। ठीक है ना। ऐसे ही मुद्र रक्षास, जो कि एक प्ले है, प्ले मतलब एक नाटक है, वो जो है वो ये कहता है कि इनका भी लो बर्थ था, वृषाला कुल के थे, जो भी है, ये आप देख सकते हो। तो उसके बाद क्या हो गया कि जो ये मौर्यन हिस्ट्री है ना, इनके क्या सोर्सेस थे, कहाँ से पता चला इनका। जैसे जो अपनी अर्थशास्त्र एक बुक है, जिनको मैंने बताया कि कौटिल्य ने लिखी थी, तो ये कौटिल्य किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु थे। तो इसमें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है कि इस तरीके का एक साम्राज्य था। फिर जो इंडिका, जो मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, उसमें भी क्या थे कि वो जो मैगस्थनीज थे ये इस टाइम पर आए थे, ग्रीक एम्बेसडर थे। ठीक है। तो इन्होंने भी इस सारी चीज़ों के बारे में, मौर्यन एम्पायर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। ऐसे ही जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है अशोका के बारे में जिन्होंने बताया, तो वहाँ पर जैसे अशोका का नाम अशोक वंदना, दिव्यादना, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो पार्ट हैं अशोका के बारे में बुद्धिस्ट क्रॉनिकल से पता चला। ठीक है। ऐसे ही श्रीलंका में भी कुछ पार्ट हैं, जैसे महावंशा, दीपावंशा क्रॉनिकल्स हैं, वहाँ से भी मौर्यन हिस्ट्री के बारे में पता चला। ठीक है। ऐसे ही जो मुद्रा रक्षास हैं, जो किसने लिखी है, विशाख दत्ता ने लिखी है। ठीक। तो ये बताती है कि चाणक्य की नीति, जो हम पढ़ते हैं ना, चाणक्य स्ट्रेटजी, चाणक्य की नीति, ये इन्हीं की लिखी हुई है। ठीक है। तो इसमें भी हमें पता चला कि मौर्यन साम्राज्य या मौर्यन एम्पायर करके कुछ था, इसलिए इतना डेटा हमारे पास में है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप आगे चल के देखोगे, जैसे हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले, पिलर्स वगैरह मिले, एडिक्ट्स वगैरह मिले, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है। तो जो मैंने बताया आपको, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको हम कह रहे हैं, कई सारे पिलर मिले जिसमें अशोका के बारे में बताया गया था। शुरू में क्या कन्फ्यूजन था कि जैसे ये नहीं पता चल रहा था कि जैसे अशोका का जो नाम है ना, वो बहुत जगह मेंशन नहीं था। वो जैसे कहीं पर देवनाम प्रिया, कहीं पर कुछ ऐसे लिखा रहता था। फिर क्या हो गया कि जो जेम्स प्रिंसेप थे ना, उन्होंने बाद में क्या करा, डिसिफर किया, बताया कि भाई यही अशोका है।
ठीक है, किसने बताया? जेम्स प्रिस्टअप ने बताया 1887 में। तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई अशोका ने मतलब अपने बारे में ना बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी, ताकि उनकी बनाई नीतियों के बारे में जनता को पता चल पाए, उनके काम के बारे में जनता को पता चल पाए, और वहाँ से क्या हो गया कि जब वो लैंग्वेज वो सारी चीज़ें डिकोड हुई, डेसिफर्ड हुई, तब हमें भी पता चल पाया कि ये वही बंदा है, ठीक है ना, मौर्यन साम्राज्य का। तो इसमें वही कह रहा है कि जैसे पिलर एडिक्ट्स हो गए, उसमें अशोका के बारे में है। उसके बाद में जैसे कई सारे सोगुरा महस्तान कॉपर प्लेट्स वगैरह हो गए, उनमें चंद्रगुप्त के बारे में है। गिरनर रॉक इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है ना, उसमें भी मौर्यन रूल के बारे में है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ है जो अपना क्या कहते हैं, ये जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और इसकी स्क्रिप्ट ब्रह्मी, करोस्थी, ग्रीक और अरमाइक थी, जिसमें ब्रह्मी जो थी वो सबसे मेन थी। ब्रह्मी ज़्यादा तौर पे लिखी गई थी, क्योंकि कॉमन जो पीपल थे उनको ब्रह्मी स्क्रिप्ट समझ आती थी। क्लियर हो गया? तो इसमें जैसे हमें पता है कि जब आप मौर्यन पढ़ते हो, है ना, मौर्यन पढ़ते हो, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, CBA, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे आप क्या क्या, मैंने वहाँ पे शायद आपको बिंबिसारा बता दिया, ये होगा बिंदुसारा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा? अशोका। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उसके बाद में बिंदुसार आए, फिर उसके बाद कौन आए? अशोका आए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे आपको पता है कि धनानंद को हटाकर कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य बने थे। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने सेलुकस निकेटर को भी हराया था 305 में। फिर क्या करा था इन्होंने? उनके साथ में मैरिज अलायंस बनाई थी, और जिसके चलते जो सेल्यूकस था उसने मेगास्थनीज को एज एम्बेसडर कहाँ पे भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के पास में भेजा था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। फिर बाद में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म उन्होंने ले लिया था, जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, है ना। और ये कहाँ? जो अपना कर्नाटका है, कर्नाटका में क्या है? सरवान वेलगोला बोलकर जगह है, चंद्रागिरी हिल्स में, वहाँ पर ये क्या हुए थे? मारे गए थे। और गए किसके साथ में थे? भद्रबाहु के साथ में गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बिंदुसारा। बिंदुसारा को कहा जाता है ग्रीक में अमित्रोचैट्स, यानी स्लेयर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों को मारने वाले, ठीक है ना। एक्सपेंडेड, इन्होंने साउथ इंडिया, मैसूर वगैरह तक अपने एम्पायर को बढ़ाया, ठीक है। पेट्रोन, और ये अजीविका सेक्ट जो थे उनके पेट्रोनेस थे। मतलब जैसे क्या है कि बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उस तरीके से अजीविका भी क्या है? एक तरीके का आप कह सकते हो कि रिलीजियस प्रिंसिपल या अलग तरीके का धर्म है, ठीक है ना। तो ये उसके अनुयायी थे, ठीक। और इनके टाइम पर भी कई सारे फॉरेन एम्बेसीज आए थे, जैसे दाइमाकस हो गया, डायनोसियस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अशोका आ गए अपने, है ना। अशोका जो थे गवर्नर थे तक्षशिला और उज्जैन के, और ये माना जाता है कि जो बिंदुसारा थे ये तो 273 में आ गए। फिर इसके कुछ टाइम बाद क्या हुए थे? अशोका का राज आया था। मतलब बीच में जो 4-5 साल थे ना, उसमें किसी का कोई राज नहीं था। तो इससे पता चलता है कि बिंदुसारा के जो बेटे वगैरह थे उनमें एम्पायर, मतलब कौन राजगद्दी संभालेगा, उसको लेकर काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद अशोका बनते हैं, ठीक। और बनने से पहले वो क्या थे? तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे, ठीक है ना। फिर बाद में वो एम्पेरर बनते हैं, और फिर बाद में आगे चलकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब बहुत बड़े एरिया में क्या करता है? अशोका जो है अपना राज संभालते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि अपने जो रेन राज करते करते 9वें 10वें साल में क्या होता है? कलिंगा वॉर होता है उनका, जहाँ पर क्या होता है कि वो जीत तो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं कि जो अशोका होता है ना, उनको भी क्या होता है? रिग्रेट होता है। तो जब वो रिग्रेट होता है, तो वो उनको पछतावा होता है, तो है ना, वो क्या करते हैं? इस वायलेंस को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर इस तरीके से ये भी लिखा हुआ है कि भाई वो जब छोड़ते हैं, लेकिन वो इस तरीके से कहते हैं कि अगर मुझे करना पड़ेगा युद्ध तो मैं दोबारा करूँगा, ठीक है ना। लेकिन ये अब नहीं करना चाहिए, या हमको वायलेंस नहीं करना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने लिखा था, ठीक। तो इसी को कहा जाता है कि उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद धम्मा जो था उसको अडॉप्ट कर लिया था। धम्मा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, अहिंसा, है ना, हम हिंसा नहीं करेंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद चलकर वो क्या करते हैं? बुद्धिज्म में वो कर लेते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक। और इनको कन्वर्ट कौन करता है? उपागुप्ता करते हैं, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ये अपने बेटे जो सन है महेंद्र को, और डॉटर जो है संगमित्रा को, उनको श्रीलंका भेजती है, ठीक। मतलब ये बुद्धिज्म के प्रचार के लिए, कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिले, इसलिए श्रीलंका ये अपने बेटे और बेटी को भेजती हैं, जो क्या करती हैं? कैरी डे बोधि ट्री सैंपलिंग, बोधि का जो पेड़ होता है उसको लेकर जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो बोधि ट्री है वो क्या है? बुद्धा का एक वो है, क्योंकि उनके नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 11th ईयर में ये क्या करते हैं? धम्मा यात्रा करते हैं, ठीक। बोध गया पहुंचते हैं, वहां पर जाके देखते हैं अपनी जो, ये क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं धम्मा महामात्रास, जो क्या करेंगी? इथिकल्स वैल्यू को फैलाएंगी। लाइक जैसे आपको अहिंसा नहीं करनी, है ना, आपको बुरा नहीं बोलना, आपको जीव हत्या नहीं करनी, इस तरीके से जो मॉरल इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह थे, ये फैलाने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक। तो यही है अशोका के धम्मा, जिसको इथिकल कोड कहा जाता है, जिसमें ट्रुथ, सच बोलना है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस रहना है, वायलेंस नहीं करना है, और रिलीजियस के साथ में क्या करना है? आपको टॉलरेंस बने रहना है। तो ये सारे इनके क्या थे? मेन कोड ऑफ कंडक्ट थे। स्लेव्स और सर्वेंट्स के रिस्पेक्ट में, कि आपको बड़ों को आदर करना है, स्लेव हो या सर्वेंट हो, आपको उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन भक्ति ट्रेडिशंस विच
टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ वर्शिप्स आर मेंशन्ड। मतलब कह रहा है कि जो भक्ति है, भक्ति ट्रेडिशंस, एक्चुअल में ये थोड़ा मिडिवल के टाइप का हो गया क्वेश्चन। ठीक, उस टाइम पर क्या होता है कि काफ़ी सारे बहुत सारे भक्ति ट्रेडिशंस वगैरह चले थे, है ना। तो भक्ति ट्रेडिशन में कह रहा है कि कौन से दो टाइप हैं जिनको मेंशन किया गया है वर्शिप में, पूजा में, ठीक है ना। तो दो जो टाइप थे उसमें इसका आंसर होगा सगुना और निर्गुना। सगुना क्या होता है, दो तरीके की देखो भक्ति होती है। एक होती है सगुना। सगुना का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, जब पूजा करते हो तो आप किसी चीज़ को अपना आइडल मान लेते हो, भगवान मान लेते हो। लाइक मैं राम जी की पूजा करता हूँ, आप सपोज शिव जी की पूजा करते हो, या कोई बंदा किसी और की पूजा करता है। तो जब आप किसी आइडोल को, किसी मूर्ति को मान लेते हो, ठीक है ना, और उनकी जब पूजा करने लगते हो तो उसको हम कहते हैं सगुना भक्ति। क्या कहते हैं, सगुन, सगुन भक्ति या सगुना भक्ति, ठीक है। लाइक जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गए, ये सारे ही किशन जी के क्या थे, वो थे फॉलोवर्स थे, उनको काफ़ी मानते थे। इसी तरीके से एक भक्ति होती है जिसको हम कहते हैं निर्गुणा। निर्गुणा में क्या होता है, इसमें जो हमारे गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, वो फॉर्मलेस होते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी इमेज की, किसी आइडोल की पूजा नहीं कर रहे, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप नेचुरली वर्शिप कर रहे हो, है ना, नेचुरली भगवान को मान रहे हो, इस तरीके से। तो जब आप फॉर्मलेस गॉड वगैरह को क्या करते हो, पूछते हो, जैसे कबीर हो गए, नानक साहब हो गए, इन सब, मतलब ये किसी पर्टिकुलर भगवान वैसे नहीं मानते थे कि भाई मैं राम जी को ही मानता हूँ या मैं विष्णु जी को ही मानता हूँ, ऐसा नहीं था इनका। ये बस नॉर्मल ऐसे कहते थे कि भाई भगवान है या अल्लाह हो गए, ये सारे जो फॉर्मलेस गॉड हैं, है ना, इस इनकी भक्ति करने को हम क्या कहते हैं, निर्गुणा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको, मतलब क्रम में सजाना है, स्टाइल डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। मतलब ये बुद्धिस्ट के स्कल्पचर की बात हो रही है, जो बौद्ध मूर्ति कला थी, तो किस में कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, उसको आपको सजाना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन मथुरा, दूसरा बरहुत, और तीसरा क्या है, सांची स्तूप है। क्लियर है। तो आपको तीनों को बताना है कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले जो था वो सांची स्तूप आया। कौन आया, सांची स्तूप आया। क्यों, सांची स्तूप जो है वो 3rd सेंचुरी बीसी में, किसके टाइम पर, अशोका के टाइम पर जो बना था, ठीक है ना। तो सांची स्तूप जो है वो अशोका से रिलेटेड है और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वो है, स्कल्पचर है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमें जैसे लोटस का फ्लावर हो गया, फूल हो गया, ठीक है, व्हील हो गया, धर्म चक्र परिवर्तन जो बताता है, फुटप्रिंट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कई सारी चीज़ें हमें इन सांची स्तूप में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, बरहुत स्कल्पचर की। बरहुत स्कल्पचर जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी का है। किसका है, 2nd सेंचुरी बीसी का है। और ये जो है वर्क क्रिएटेड रेलिंग एंड गेटवे ऑफ द भरहुत स्तूपा इन मध्य प्रदेश। मतलब इसको क्रिएट किया गया था या बनाया गया था, एक तरीके का गेटवे है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, जिसको हम भरहुत स्कल्पचर कह रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये बताता है कि जैसे बुद्धा की लाइफ क्या थी, उनकी जो क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कार्विंग्स ऑफ ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स जो भी हैं, कई सारी चीज़ें इस जो क्या कहते हैं आपका भरहुत स्कल्पचर है, इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो 3rd बीसी ये, ठीक है ना, फिर 2nd बीसी ये, और फिर उसके बाद आता है मथुरा स्कल्पचर स्टाइल, जो 1st सेंचुरी सीई में चला जाता है, मतलब और आगे की तरफ चला जाता है, एकदम लास्ट की तरफ में, ठीक। तो इसी को हम मथुरा स्टाइल कहते हैं। और जो मथुरा स्टाइल है, या फिर मथुरा जैसे एक है गंधारा आर्ट, वैसे ही ये एक है मथुरा स्कूल, आर्ट ऑफ स्कूल, या फिर मथुरा आर्ट जिसको आप सिंपल कहो। तो ये प्योरली क्या है, इंडिजीनियस स्टाइल है। मतलब ये इंडिया में डेवलप्ड हुआ स्टाइल है, जो स्पेशली क्या है, बुद्धा के ऊपर है, जहाँ पर क्या होता है कि बुद्धा का यक्ष फेस, मतलब उनका हंसता हुआ चेहरा, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सांची स्तूप सबसे पहले यानी सी, फिर उसके बाद क्या होगा, भरहुत होगा यानी बी, और फिर उसके बाद ए यानी मथुरा होगा। तो ये वाला ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद अशोकन पिलर साइड। मतलब कह रहा है कि कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच करता है अशोकन पिलर साइड। मतलब आपको एक पेयर खोजना है, मतलब अशोका के पिलर साइड्स हैं, तो वो कौन से कहाँ पर हैं वो, और उसका कौन सा पेयर करेक्ट है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला देखो, जैसे सरनाथ की बात हो रही है। सरनाथ जो है यहाँ पर कह रहा है कि गुजरात में है, जबकि जो सरनाथ है वो कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में है, वो वाराणसी के पास में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। फिर उसके बाद आता है सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है वो सभी को पता है, ये बताने की जरूरत भी नहीं रहती, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में नहीं है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन गलत। और फिर उसके बाद आता है अमरावती। अमरावती जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा है कि मध्य प्रदेश, जबकि अमरावती ये बहुत फेमस है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया गलत। तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, लौरिया नंदनगढ़, जो कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है ना। ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पास में है, ठीक। और यहाँ पर भी क्या है, अशोकन पिलर्स हैं, जहाँ पर विद सिंगल लाइन कैपिटल, एक सिंगल लाइन बना हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी देखो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, जैसे हमने सारनाथ देख लिया, उत्तर प्रदेश में है। वैशाली आपको ध्यान रखना, बिहार में, ये याद रहेगा, ये हमने देख लिया। रामपुरवा जो है वो बिहार में है। इलाहाबाद, ये सबको पता है कि प्रयागराज वाला जो पिलर इंस्क्रिप्शन है फेमस है, ये उत्तर प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद मेरठ एंड तोपरा कलान, ये दिल्ली में है। और निगाली सागर और रुमिनदेई, ये नेपाल में है, ठीक है। तो ये पिलर इंस्क्रिप्शंस की साइट्स के लोकेशंस भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि विच वेद प्राइमरली कंटेन्स रिचुअल फॉर्मूलाज एंड डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। है ना, कह रहा है कि कौन सा वेद इसमें है जो सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने के लिए है। ठीक है ना, आप सभी को पता है यहाँ पर चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। है ना, चार वेद हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये रहा, देखो वेद की अगर हम बात करें, वेद का मतलब होता है नॉलेज, सिंपल सी बात है, वेद का सिंपल सा मतलब है नॉलेज। ठीक, तो जैसे ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो क्या क्या चीज़ें हैं। देखो पहले क्या होता था ना, जो नॉलेज होती थी वो क्या होता था, पहले लिखने विखने का कुछ भी नहीं था। तो उनकी जो मेंटल पावर है, माइंड पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, क्या होता था कि जो गुरु हैं वो शिष्य को क्या करते थे ना, बताते थे वेदों के बारे में, वो ज्ञान देते थे, और बच्चे जो थे शिष्य, जो गुरु थे वो सॉरी जो शिष्य थे वो क्या करते थे, सुनते थे, स्मृति, है ना, सुनते थे। सुनकर क्या करते थे, जैसे वो सुन रहे हैं, हियर्ड श्रुति, इन्होंने कहा और उनको सुनकर उन्होंने क्या कर लिया, याद रख लिया, मतलब स्मृति में रख लिया, इसलिए ये दो वर्ड आते हैं। तो मतलब सुनकर प्राप्त करने वाला जो ज्ञान था ना, वो था वेद। है ना, जैसे मैं आपका गुरु है, मैं बस आपको बोले जा रहा हूँ, बार बार बताया जा रहा हूँ, और फिर आपने याद कर लिया, फिर आप क्या करते हो, अगली जनरेशन को ट्रांसफर करते हो। इस तरीके से वेद क्या हो गए, बहुत टाइम तक क्या हो गए, ट्रांसफर होकर आते रहे, आते रहे। फिर बाद में जब लिखने वगैरह का आया बहुत आगे चलकर, तब इनको लिखा गया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अभी जो हमारे पास प्रेजेंट में लिखा हुआ है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा उस टाइम पर था, जो कि हमारे तक पहुंच नहीं पाया। है ना, तो चार वेद है। तो चार वेद में क्या है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो जो ऋग्वेद है भाई, ये सबसे पुराना है, सबसे पहले का है। इसके अंदर क्या है ना कि 1028 हाइमन्स हैं। ठीक है ना, 10 मंडलास, मतलब क्या है कि 1028 इसके अंदर हाइमन्स है। कह सकते हो कि 1028 इसके अंदर आपके क्या है कि 10 मंडलास, 10 पुस्तक, पुस्तक हैं, 10 क्या हैं, बुक्स हैं सपोज, है ना, जिसको हम मंडल्स कह रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि 1028 पार्ट में क्या है कि वो 10 पुस्तकें डिवाइड है। क्लियर है, छोटे छोटे मान लो कि चैप्टर्स हैं, है ना। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हाइमन्स कह दे रहे हैं। फिर उस हाइमन्स के अंदर भी क्या है, कई सारे वर्णाज है, मतलब श्लोक टाइप में, लाइन टाइप में है, कई सारे हैं, जिनमें ये 1028 जो हाइमन्स है फर्दर क्या है, डिवाइड है, जिनको हम क्या कहते हैं, सुक्ता कहते हैं। ये है क्या, आपका ऋग्वेद। फिर उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में क्या होता है कि इस वेद में है ना, गाने का प्रॉपर दिया गया है, मतलब जैसे गाना किस तरीके से गाना चाहिए, ठीक, किस तरीके की साउंड होनी चाहिए, और ये ध्रुपद राग वगैरह, ये जितने भी रागा सिस्टम हो गए, ठीक है ना, जो भी आप स्टैटिक्स वगैरह में पढ़ते हो, ये सारा कहाँ से आया, सामवेद से आया। फिर ऐसे ही क्या है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या होता है कि जैसे कोई रिचुअल करना हो, है ना, कोई जैसे पूजा पाठ हो रहा है, तो उसके क्या प्रोसेस हैं, कोई सेक्रीफाइजल प्रोसीजर है, मतलब सेक्रीफाइस करना है, बलि देना, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें यजुर्वेद में है। फिर ऐसे ही अथर्ववेद है, मतलब जैसे जो मैजिक, काला जादू हो गया, ठीक है, जिसमें हम चैंटिंग वगैरह करते हैं, और किसी को ठीक करने का सब कुछ जो है वो किस में है, ब्लैक मैजिक, स्पेल्स वगैरह, ये सब किस में है, ये है अथर्ववेद में। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा जो सेक्रीफाइसेस किसके अंदर हैं, है ना, सेक्रीफाइसेस जो हैं वो आपके यजुर्वेद के अंदर आते हैं, सेक्रीफाइसेस। ठीक, यहाँ पर आप देखो कि एक टर्म है जिसको हम कह रहे हैं ब्रह्मणास। ब्रह्मणास क्या होता है कि ये क्या है कि कुछ टेक्स्ट हैं, है ना, वैदिक प्रोस टेक्स्ट है, मतलब कौन कौन से वेद में क्या क्या चीज़ें अलग अलग कई सारे पार्ट में लिखी हुई है। जैसे ऋग्वेदा है, ठीक है ना, इसके कई फेमस जैसे वो है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का मतलब जैसे किस तरीके से, अगर मैं कह रहा हूँ यजुर्वेद है ना, या मैं कह रहा हूँ सामवेद है, या गाने गाने का सामवेद, हमें क्या पता चलता है, म्यूजिक से रिलेटेड है, मेलोडीज से रिलेटेड है। तो उसके अंदर क्या है कि उसका प्रोसेस लिखा हुआ है ब्राह्मणास वगैरह में, टेक्स्ट की फॉर्म में, कि इसको इस तरीके से करना है, इसको ऐसे करना है, ये रिचुअल ऐसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ऋग्वेदा में ब्राह्मणास फेमस है, ऐतिरिया और कौस्तिकी, ठीक है ना। यजुर्वेद में क्या है, सतपथा और तैत्तिरिया फेमस है। ऐसे ही सामवेद में क्या है, जैमिनिया और चंदगोया फेमस है। ऐसे ही अथर्ववेद में क्या है, गोपता ब्राह्मणास क्या है, फेमस है। ठीक है, तो यही मैंने ब्राह्मणास आपको बता दिया कि ये क्या है, ये बताते हैं कि वो जो यजुर्वेद है या अथर्ववेद में क्या है, ये जो लिखा हुआ है, लिखे हुए फॉर्म में है, वो उसी को हम ब्राह्मणास कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सार्थवा इन गुप्ता डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कह रहा है कि इनमें से करेक्टली कौन डिस्क्राइब करता है कि जो सरथवा है वो क्या है गुप्ता डायनेस्टी में या गुप्ता वंश में। देखो क्या है कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट है। दो तरीके के ट्रेडर्स हुआ करते थे, एक को हम कहते थे श्रेष्ठी और एक को हम कहते थे क्या, सरतावाह। ठीक है ना, क्या कहते थे, श्रेष्ठी और सरतावाह। जो श्रेष्ठी होता था वो क्या करता था, एक पर्टिकुलर जगह पर कोई उसकी बढ़िया पोजीशन होती थी, जिस पर वो क्या करता था, ट्रेडिंग को एंजॉय करता था, मतलब जो भी माल सामान बेचना वगैरह फलाना ढिमकाना, एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर जगह का करता था, उसको हम कहते थे श्रेष्ठी, ट्रेडर में। फिर इसके बाद एक था जिसको हम कहते थे सरतावाह। सरतावाह क्या करता था, ये एक कैरेवन ट्रेडर था, मतलब ये घूमता फिरता रहता था, अलग अलग जगह पे जाता था, वहाँ पर क्या करता था, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉफिटेबल उसमें मतलब लाभ करने के लिए उनको बेचता था, तो उसको हम कहते हैं सरतावाह।
ठीक है ना। तो ये सारे क्या है ना कि सरतावाह वगैरह ये जो थे, इसका क्या होता था कि एक गिल्ड होता था। गिल्ड का मतलब एक इनका ग्रुप होता था जिसको गिल्ड कहते हैं। और उस ग्रुप में क्या होते थे कि कई सारे बंदे होते थे, तो इनका जो हेड होता था ना, वो था कौन? सरतावाह, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हेड ऑफ ट्रेडिंग गिल्ड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हेड ऑफ ट्रेडिंग गिल्ड्स। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द करेक्टली मैच्ड गुप्ता फिजिकल टर्म विद इट्स मीनिंग। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। गुप्ता के फिजिकल टर्म्स क्या क्या हैं, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। मैं आपको यहीं पर ही 7-8 क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने लिए नहीं। ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखो सबसे पहले बात कर रहा है किसकी? हिरण्या की। देखो हिरण्या क्या होता है ना, हिरण्या का मतलब होता है कि कोई सा भी जो टैक्स है जब उसको पे किया जाता है, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं हिरण्या। क्या कहते हैं? हिरण्या। जैसे यहाँ पर दे रखा है हिरण्या, यहाँ पे टैक्स पेड इन गोल्ड लिखा है, बट ये गोल्ड के साथ में क्या होगा? कैश भी होगा, है ना। या आप गोल्ड दो या कैश दो, जब आप टैक्स को पे करते हो तो उसको कहा जाता है क्या? हिरण्या कहा जाता है, उस फिजिकल टर्म को, गुप्ता के टाइम पर। ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम कह रहे हैं धन्या। तो इसका मतलब क्या है? देखो हिरण्या गलत है ना, तो इसको हम गलत मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद एक टर्म है जिसको हम कह रहे हैं धन्या। धन्या या क्या मतलब है इसका? धन्या का, धन्या का मतलब है कि जब जो टैक्स है जब वो एग्रीकल्चर के लिए पे किया जाता हो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर फॉर्म के लिए पे किया जाता हो, तब उसको धन्या कहा जाता है। तो ये गोल्ड टैक्स है, तो ये गलत हो गया। ठीक। फिर उसके बाद एक आता है भोगा, है ना। भोगा क्या कह रहा है? किंग्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस। देखो वो भोगा नहीं होता, वो भागा होता है ना। भागा, भागा जो होता है ना, वो क्या होता है? वो किंग शेयर ऑफ प्रोड्यूस। मतलब क्या होता है कि उसके राज्य में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका कुछ शेयर किंग के पास, राजा के पास जाता है, जिसको क्या कहा जाता था? जिस टैक्स को भागा कहा जाता था। क्लियर है? ऐसे ही क्या होता है? एक भोगा होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। भोगा का मतलब होता है पीरियोडिक सप्लाईज। जैसे कुछ कुछ पीरियोडिक सप्लाईज प्रोवाइड की जाती थी, टैक्स के रूप में दी जाती थी राजा को। जैसे फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स हो गए, उनमें से कुछ फ्रूट्स राजा के पास जाएंगे। जंगल की लकड़ियाँ हो गई, वो सारी क्या होंगी? राजा के पास जाएंगी। तो उनको कहा जाता था भोगा। और किंग्स का, राजा का जो शेयर होता था, राजा का जो हिस्सा होता था, वो कहा जाता था भागा। क्लियर हो गया? ठीक है। जो यहाँ पर टर्म है विस्तिका, ठीक है ना, इसको कहीं कहीं पर विस्ती, जैसे ये रहा, विस्ती भी लिखा जाता है। विस्ती का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। मतलब जो जबरदस्ती क्या कराई जाए, किसी से लेबरिंग कराई जाए, उससे मेहनत करी जाए, मतलब उससे मजदूरी कराई जाए, तो उस टर्म को क्या कहा जाता था? विस्तिका कहा जाता था। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है? विस्तिका। क्लियर है? फोर्स्ड और कोरबी लेबर जिसको कहा जा रहा है। देखो भाई बहुत सारे हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। भागा जो होता था वो 1/6 था। मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 हिस्सा राजा को देना पड़ेगा। ठीक है। और बलि जो होता था ये ओरिजिनली वॉलेंटरली, मतलब क्या होता था कि शुरुआत में बलि का मतलब होता था कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी अगर राजा को देना चाहते हो, है ना, टैक्स या कुछ भी अगर देना चाहते हो अपनी मर्जी से, तो उसको कहा जाता था बाली। फिर बाद में इसको भी कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके के ये कई सारे हैं जो आपको क्या करने हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आपको देख लेने, याद कर लेने, या मेरी वन शॉट वाली जो पीडीएफ है आप उससे भी देख लो, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में मिल जाएंगी। ठीक है। भाई हमारी बुक है CM 5.0, ये सभी को पता है। तो अगर किसी को मैथ बढ़िया करनी है 26 प्री के लिए, 25 मेंस के लिए अगर वो चाह रहा है, तो भाई ये बुक आंख बंद करके खरीद लो। 25 मेंस के लिए जो कर रहा है इसके मेन चैप्टर कर लो, भाई सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये बुक 2 से 3 बार लगा लो, आपको फर्दर कोई कोर्स कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको क्या कहते हैं, आप सर्च करके भी ले सकते हो। 250 रुपीज़ का है ओनली। और ऐसे ही हमारा डेली प्रीमियम PDF का कोर्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको ओनली 49 में मिल रही हैं, तो आप इसको भी ले सकते हो। नेक्स्ट चालू करते हैं। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल टर्म्स। देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी अलग बता दी। कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। जैसे अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा कि वेस्तिकी जो था वो क्या था? फोर्स्ड लेबर था। ठीक है ना। तो भाई यही पहले वाला ही मिल गया, इसका आंसर वेस्तिकी ही होगा, है ना। फोर्स्ड लेबर होता है वो। ठीक। और उसके बाद जैसे हमने भागा देख लिया, भागा गलत है ना। भागा में जैसे हमने क्या बताया था कि जो भागा है वो क्या है? राजा वाला हिस्सा है ना। ये देखो आप यहाँ पर कहाँ गया, ये वाला भागा जो है वो क्या है कि किंग्स का 1/6 वाला हिस्सा है। ठीक। तो इसी तरीके से कई सारे हैं, जैसे ये दशा प्रथा हो गया। दशा प्रथा का मतलब होता है कि ये एनुअल कैटल टैक्स नहीं है, ये दशा प्रधा का मतलब होता है कि ये जैसे 10 अपराध के लिए इसका मतलब है ना। 10th मतलब 10 अपराध, 10 अपराध, 10 प्राधा जो है ना, इसको अगर आप तोड़ोगे 10 अपराध, 10 अपराध की सजा, ये इस तरीके की एक फॉर्मेशन है। ठीक है ना। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने सारे एक साथ ले लिया ताकि आपको जल्दी जल्दी हो जाए। इसमें कह रहा है कि कौन सा पेयर करेक्ट है ना। तो इसमें आप देख लो, भागा किंग का शेयर था, तो इसका मतलब ये वाला पेयर करेक्ट है, डायरेक्ट मिल गया आपको। देखो धनिया जो है, धनिया हमने देखा था कि ये एग्रीकल्चर के लिए है, इसलिए ये गलत है। और हिरण्या जो था वो अपना कोई भी टैक्स पे किया जाता है जब उसको गोल्ड या कैश के फॉर्म में वो होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये कोई क्या कहते हैं, फोर्स लेबर नहीं है, फोर्स लेबर दूसरा था। फिर उसके बाद ऐसे ही एक हो गया एदिया, ये भी गलत है, पेनल्टी और लिबलीलेस स्पीच के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द करेक्टली मैच्ड पेयर फॉर गुप्ता इरा ऑब्लिगेशंस। भाई ये भी वही सेम चीज़ है। देखो इसका आंसर धनिया जो है मैंने गलत बता दिया। अब यहाँ पर देखो 10 प्रदा, मैंने अभी कहा था ना 10 प्रदा यानी 10 अपराध के लिए, ठीक, तो 10 अपराध के लिए फाइन फॉर 10 ऑफेंसेस, तो इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा, है ना। ये गलत और ये भी गलत है। भाई ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन आप मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महासंधि ग्राहिका ड्यूरिंग गुप्तास रूल इज करेक्ट। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो महासंधि ग्राहिका गुप्ता के रूल में वो करेक्ट है। कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। महासंधि महासंधवी ग्राहिका जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये गुप्ता में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहाँ पर ये टॉपिक मिलता है, वहाँ पर इसके बारे में पता चलता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो गुप्ता किंग थे ना भाई, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, काउंसिल मंत्री थे, है ना, मंत्री परिषद थी, इसलिए हम इसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो इलाहाबाद प्रहस्ती जो है, या इसी को ही हम असेंबली और काउंसिल कहते थे, इस पूरे को मिलाकर हम इसको कह देते थे सभा। मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो बैठते थे उसकी बैठक को सभा कह दिया जाता था, जिसके अंदर हाई रैंकिंग फंक्शनरीज इंक्लूड थे, इंक्लूडेड द संधवी गृह का और महासंधवी गृह का, यानी मिनिस्टर फॉर पीस एंड वॉर। कहने का मतलब ये जो बंदा है ना, ये किसका मंत्री था, जैसे एक पूरी बैठती थी, ये सिंपल सा बिल्कुल अपने इंडिया के क्या कहते हैं पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह है। जैसे वहाँ पे होम अफेयर्स वाले हैं हमारे यहाँ पर, है ना, हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री वाले हैं, हमारे यहाँ पे डिफेंस वाले हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर आपके क्या कहते हैं फाइनेंस वाले हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इनकी मंत्री परिषद होती थी। तो यहाँ पर एक बंदा होता था जिसको महासंधवी ग्राहिका या फिर संधवी ग्राहिका कहा जाता था। ये जो बंदा था ये किसके लिए था, ये पीस एंड वॉर को देखता था, है ना, शांति और युद्ध को देखता था। इसका ये क्या था, इसका ये मंत्री था या फिर इसका क्या था, मिनिस्टर था। क्लियर हो गया, इसका मंत्री था या फिर इसका क्या था, मिनिस्टर था, ठीक है। तो ये जो बंदा है जो इसको देख रहा है, ये अब इसमें कौन सा है, देखो इसमें कहीं पे पीस ऑफ वॉर वगैरह कुछ नहीं है, तो देखो टेम्पल तो होगा नहीं, टेम्पल पहले ही काट दो। चीफ जस्टिस ऑफ किंगडम जस्टिस ये दिलाता नहीं था, इरिगेशन नहीं देखता था। एक्चुअल में ये फॉरेन मिनिस्टर है। फॉरेन मिनिस्टर मतलब ये क्या करता है, जैसे शांति समझौता ये वगैरह किसके साथ में होगा, ये आपके अदर स्टेट्स वगैरह के साथ में होगा, दूसरे राज्य के साथ में होगा। तो ये एक एक्चुअल में फॉरेन मिनिस्टर होता है जो पीस एंड वॉर को देखता था। क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो एक दो और चीज़ें ये भी आप जान सकते हो, जैसे ऑल दिस सजेस्ट दैट पोस्ट, जैसे यहाँ पर एक बंदा है जिसको हम कहते हैं महासभापति यानी कमांडर ऑफ कैवेलरी, इसको कहा जाता था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा नाम को अगर आप देखो तब भी आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि वो बंदा क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, विच टर्म पेयर इज एक्यूरेट इन रिलेशन टू द गुप्ता डायनेस्टी, कौन सा सही है। तो हमने क्या देखा, हमने ये वैस्तिकी वाला देख लिया था, ये टैक्स के लिए नहीं था, ये फोर्स डिलीवर के लिए था, तो इसलिए गलत हो गया। भागा जो है वो क्या था कि 1/6 हिस्सा राजा को देना पड़ेगा, तो वो भी गलत हो गया। 10 प्रधा 10 अपराध के लिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा आपका क्या, ये अद्या। अद्या जो है टू बी सरेंडर्ड, मतलब जो ड्यूज वगैरह हैं उसको सरेंडर कर देना, दे देना, समर्पित किए जाने वाला शुल्क, ठीक है। अदेया इसको कहा जाता था, सरेंडर कर देने वाला, मतलब कुछ भी लाके सरेंडर कर दिया तो उसको क्या कहा जा रहा है, अदेया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच मैच द डायनेस्टीज विद देयर रीजन्स, है ना, मतलब ये बताना है कि कौन कौन सी डायनेस्टी हमारे इंडिया में किस किस तरफ थी। तो यहाँ पर एक डायनेस्टी गुर्जारा की बात हो रही है, एक राष्ट्रकूट की बात हो रही है, पालाज और चोलास की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो अपना पालाज है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपना गुर्जारा और पतिहारास हैं ये वाला एरिया है, ठीक। फिर उसके बाद जैसे राष्ट्रकूट है वो ये वाला एरिया है, मैं सारे आपको दिखा देता हूँ, बाद में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चालुक्यास जो है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। फिर इसी के अंदर यहाँ पर चोलास आ गए, यहाँ पे चेरास आ गए, यहाँ पर क्या हो गया, पांड्यास आ गए, पास पास में, ठीक है। तो क्या होता है ना कि भाई आप देखोगे ना, ये जैसे प्रतिहारास हो गए, पालास हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, चोलास, चेरास, पांड्यास, इनमें हमेशा फाइट चलती रहती थी, एक दूसरे को राज्य, एक दूसरे की जमीन को, राज्य को हड़पने के लिए, हमेशा, ठीक। तो इनके बीच में हमेशा क्या होता था कि कुछ ना कुछ बैटल चलता ही रहता था। तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे जो गुर्जारा है, गुर्जारा और पतिहारा, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है गुर्जारा और पतिहारा, तो ये कह रहा है कि ये बंगाल, ये कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि गुर्जारा और पतिहारा गुजरात की तरफ में ज़्यादा है ना, इस तरफ है। तो आप देखो ए का गुजरात और राजस्थान, यानी ए का 3 ऑप्शन में होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऐसे यहाँ से भी डायरेक्ट आप लगा सकते हो। दूसरा देखते हैं हम, मैंने ऐसे ही ऑप्शन आपको बता दिया कि यही वाला सही होगा, ए का 3 एक में ही है। फिर आप बी देखो, राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास कहाँ पर है, राष्ट्रकूटा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये लगभग क्या है कि एक सेंटर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन आपको पता है कि ये डेक्कन वाला एरिया है, तो वेस्टर्न डेक्कन, राष्ट्रकूटास कहाँ गया,
ये रहा, हाँ बी का 4, मैं कुछ और देख रहा था सॉरी। तो देखो बी का 4 है यहाँ पर। फिर उसके बाद देखो क्या है, पालास। पालास देखो कहाँ पर है, पालास यहाँ पर है, ये बंगाल की तरफ में है ना, यानी ये ईस्टर्न की तरफ में है, ये रहा बंगाल। ठीक, तो पालास कौन हो गया, बंगाल हो गया, सी का 1। और ऐसे ही डी यानी चोलास, चोलास देखो एकदम साउथ में एकदम नीचे है, तो चोला का साउथ तमिलनाडु में, ये देखो तो डी का 2 हो जाएगा यानी तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ये भी लिख दिया, जैसे पाला जो है हमें पता है ईस्टर्न इंडिया में है। पाला की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा गौर, मतलब ये बिहार और बंगाल वाला एरिया है। इसके फाउंडर थे गोपाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, धर्मपाला रिवाइव, धर्मपाला जो थे इन्होंने नालंदा को दोबारा से रिवाइव किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और विक्रमशिला की भी स्थापना करी थी। फिर गुर्जारा पतिहारा, इसकी कैपिटल जोधपुर और मालवा है। इनके फाउंडर हरिचंद्र थे। ठीक, ये आप ध्यान रख सकते हो। फिर वकाटकास जो है, इसकी कैपिटल जो थी ये थी वत्सागुल्मा और पनोर। ठीक, इनके फाउंडर जो थे वो थे विंध्याशक्ति। फिर ऐसे ही ईस्टर्न गंगास, तो ये सारे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा इसी के बारे में और डिटेल्ड में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कई सारे पार्ट थे, तो इसका एक हिस्सा था वेस्टर्न गंगास, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेस्टर्न गंगास। ठीक है, तो वेस्टर्न गंगास मतलब गंगा के वेस्टर्न टाइप का पार्ट। तो इनकी जो कैपिटल थी, एक मिनट, इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, वो थी जैसे कोलार और तलाकाडू। और इनके फाउंडर थे कोगानी वर्मन और मधावा। इन्होंने जैन मोन्यूमेंट सरवान वेलगुला यानी कर्नाटका में बनवाया था। ऐसे ही एक सेना डायनेस्टी हमें मिलती है, जो कहाँ पर है, बंगाल में है। ठीक है, तो ये जो सेना डायनेस्टी है, इसकी कैपिटल विक्रमपुरा या विजयपुर थी। इनके फाउंडर विजय सेना, बालाल सेना और लक्ष्मण सेना थे। ओवरथ्रोन बाय देवा डायनेस्टी, इसके बाद एक देवा डायनेस्टी थी जिन्होंने सेना डायनेस्टी को हटा दिया था। ऐसे ही एक डायनेस्टी आपको मिलती है जिनको हम कहते हैं होयसालास। क्या कहते हैं, होयसालास। यहीं पर आप देखो होयसालास कहीं पर होगा, मगध नेपाल कंजूर, आई थिंक इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जो भी है। तो होयसालास की बात करें तो इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, द्वारा समुद्रम। क्या थी, द्वारा समुद्रा। ठीक, इनके जो फाउंडर थे वो थे विष्णुवर्धन। रूलर वीरावल्ला वलाला, इन्होंने क्या करा था, चालुक्य के रूलर सोमेश्वरा को हराया था। इतना सा ही आपको याद रखना कि होयसाला था, इसकी कैपिटल ये थी, इसके फाउंडर ये थे। इतना सा आप ध्यान रखो, तब भी आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही राष्ट्रकूट ये फेमस थे, ये वैसे डिटेल में पढ़ने वाला पार्ट है। ठीक है, इसकी कैपिटल जो थी वो क्या थी, मन्याखेता थी। क्या थी, मन्याखेता। यहाँ पर आप देखो मन्याखेता बना हुआ है, ये इसकी कैपिटल थी। ठीक, फाउंडर जो थे इनके दंती दुर्ग थे, ये भी कभी कभार पूछता है। और इनके सबसे फेमस रूलर थे वो थे अमोघ वर्षा, पैट्रॉन ऑफ लिटरेचर। और इन्होंने क्या लिखी थी, कविराज मार्ग लिखी थी। और भी कई सारी चीज़ें थी, जैसे परसोंत्रा मल्लिका थी। इनके टाइम पर एलिफेंट केव बना है। ठीक है, कैलाश टेम्पल अलोड़ा में जो है, कृष्णा सेकंड द्रविडियन स्टाइल में इन्हीं के, ये मतलब राष्ट्रकूट वाले रीजन में ही बना है, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से ही है। और इन्होंने एलिफेंटा केव हो गया, कैलाश टेम्पल, ये सारी चीज़ें बनवाई हैं। फिर ऐसे ही रामेश्वर में जो विक्ट्री पिलर है, कृष्णा थर्ड जो है, इन्होंने बनाया है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद कौन है, इसके बाद पल्लवास है। ठीक है, तो पल्लवास की अगर हम बात करें, यहाँ पे कहीं आपको पल्लवास दिख रहा है, ये पूरा ही आई थिंक पल्लवास का है। ये देखो, ये रहा पल्लवास। ठीक है ना, पल्लवास ये वाला जो पार्ट है, इसको पल्लवास कहा जा रहा है। ठीक, तो पल्लवास की कैपिटल जो है वो क्या है, कांची है। और इसके फाउंडर सिम्हा विष्णु है, ये आपको ध्यान रखना है। पल्लवास के जो रूलर थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इन्होंने चालुक्यास को हराया था एट वटापी, वटापी में। ठीक, फिर इसलिए इसको कहा जाता है, उनके बाद से जो ये नरसिम्हा वर्मन थे, वटापी कोंडा कहा जाता था। ठीक है, रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज थे, मतलब ये कट्टर ब्राह्मण हिंदू जो होते हैं ना, वो थे। और इनका क्या कहते हैं, देखो पल्लवास हो गए, चालुक्यास हो गए, वटापी बदामी हो गए। ठीक है, चेरा चोला पांड्यास, इन सब की आपस में चलती रहती थी जंग हमेशा। ठीक, उसी तरीके से फिर एक और डायनेस्टी है इसमें, चालुक्यास और बदामी, बदामी के चालुक्यास। चालुक्यास मतलब कई अलग अलग जगह है। ठीक है ना, जैसे वटापी हो गया, बदामी वाला पार्ट, कल्याणी हो गया, वहाँ पे भी चालुक्यास थे, उनको कल्याणी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी कहा जाता था, कल्याणी के चालुक्यास। ठीक है, तो बदामी के जो चालुक्यास थे, वहाँ उस टाइम वहाँ की कैपिटल जो थी भटापी थी। राजा पुलकेशिन सेकंड थे। ठीक है, जो चालुक्यास थे एक्चुअल में कंटेम्प्रेरी, ये हर्षवर्धन के टाइम के थे, मतलब हर्षवर्धन एक दूसरी जगह पे रूल कर रहे हैं, ये उसी के टाइम के ही थे। पुलकेशिन सेकंड जो क्या थे, एक चालुक्यास थे। क्लियर है, इन्होंने हर्षा को हराया था डेक्कन में। ठीक, और इनके टाइम पर जो हेन सॉन्ग पिलग्रिमेज थे, इनके टाइम पर ही आए थे, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, इसलिए कह सकते हो कि आप इनके टाइम पर आए थे। अजंता एलोरा स्कल्पचर लार्ज लीग, और अजंता एलोरा जो बन रहा था, ये इनके टाइम पर कंप्लीट हो गया था मेनली। ठीक है, ऐसे ही जो चालुक्यास ऑफ कल्याणी, इसकी कैपिटल कल्याणी थी। फाउंडर जो थे तैलप सेकंड थे, इन्होंने परमारा किंग मुंजा को हराया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिटरेचर आप लोग देख सकते हो। ठीक, ऐसे ही यदवास ऑफ देवागिरी। ठीक है ना, ये वाला जो है ये यदवास का पार्ट है, यदवास ऑफ देवागिरी। कैपिटल जो थी देवागिरी थी। फाउंडर जो थे विल्लाना थे। और इनके एक रूलर थे रामचंद्रा, जिन्होंने मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के हैं उनको हराया था। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सील्स ऑफ द हड़प्पन
कल्चर, जो सील मतलब हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पन कल्चर है, उसमें जो सील पाई जाती है यूजिंग लोकली फाउंड स्टेटाइट, वो स्टेटाइट की थी। दीज सील्स ऑफन फीचर एनिमल मोटिव्स एंड अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट सिंबल्स। मतलब कह रहा है कि जो हड़प्पन कल्चर में जो सील्स मोहर पाई जाती है, ठीक है ना, वो किसकी बनी थी? स्टेटाइट की बनी हुई थी। और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो सेल्स थी इसमें एनिमल्स और अनडेसिफर्ड, मतलब ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं जिनका आज तक नहीं पता चल पाया, ऐसे सिंबल्स इसके ऊपर थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो सील्स हैं वो स्टेटाइट की बनी हुई होती थी, स्टेटाइट कॉपर टेराकोटा वगैरह की सॉफ्ट स्टोन थे जिनसे ये उसको गर्म करके फिर वो हार्ड हो जाती थी, तो उससे ये बनाया जाता था, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जो हमारा हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसके अंदर बहुत सारे क्या है कि कोड्स हैं जो अभी तक हमने डेसिफर्ड नहीं किया, हमें पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट वगैरह हैं ये सारे क्या है? अनडेसिफर्ड है। और इसमें एनिमल्स वगैरह भी सील में हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ों की बात कर रहा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर करेक्ट है, ठीक। तो ऐसे ही इसकी हड़प्पन की, अगर मैं हड़प्पन रिलीजन की बात करूं तो इसी के अंदर हम देखते हैं जैसे हड़प्पन में जो मदर गॉडेस थी, अर्थ मदर थी। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि पशुपति शिवा जो सील थी वो प्रोटो शिवा सील होती थी, जिसमें क्या होता था कि 3 फेस 2 हॉर्न, मतलब ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि एक बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आसपास में क्या है? एनिमल्स हैं, जहाँ पर आप देखो यहाँ पर एलिफेंट हो गया, ये देखो एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बफेलो हो गया, डियर हो गया, ठीक, और ये राइनो होगा, ठीक। तो ये सारे इसके आसपास में बैठे हैं। तो इस तरीके की पशुपति शिवा, जिसको हम प्रोटो शिवा सील कहते हैं, मिलती थी। और ये लोग जो हड़प्पन के लोग थे ये भूत वगैरह में, स्पिरिट्स, इन सब चीज़ों में क्या करते थे? विश्वास करते थे। इसलिए ये एम्यूलेट्स वगैरह पहनते थे प्रोटेक्शन के लिए, लाइक जैसे ताबीज़ वगैरह हो गया, ठीक है ना। और ऐसे ही जैसे लोथल हो गया, कालीबंगन, इन सब में फायर अल्टर्स जो हवन कुंड होता है ना, यज्ञ करते हैं, यज्ञ कुंड, वो सब पाए जाते हैं। और हड़प्पन साइड में क्या है ना कि कोई भी टेम्पल देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। और जो स्वास्तिक सिंबल है ना, जो स्वास्तिक सिंबल अपना जो बनाते हैं जेड वाला, ठीक है ना, ठीक। तो ये जो सिंबल है ये इंदस सिंबल है जो यहीं से मिला है हमको, ठीक है। फिर ऐसे ही बहुत सारे हड़प्पन साइट हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे हड़प्पन जो है ये पाकिस्तान पंजाब में है, ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब में है, रावी नदी के ऊपर है, जिनकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। ऐसे ही मोहनजोदाड़ो, जिनको माउंट ऑफ डेड या फिर मुर्दों का टीला कहा जाता है, ये पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में है मोहनजोदाड़ो। ये देखो ये रहा मोहनजोदाड़ो वाला पार्ट, ठीक है। तो ये भी इंदस नदी के ऊपर है, आर डी बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। चन्हू भी सिंध में है, ज़्यादातर क्या है पाकिस्तान में ही आपको मिलेंगे, एमजी मजूमदार ने करी थी। ये 2 आप याद रख लो, बाकी के ज़्यादा के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखो सिटी कौन सी है, कौन सी जगह पे है, कौन से रिवर पे है, ठीक है। सुट्टा गेंडर बलूचिस्तान में है, नदी की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखो कि सुट्टा गेंडर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। रंगपुर गुजरात में है, रोपार पंजाब में है, ठीक। लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में है, लूनी नदी के पास में है, ये आप ध्यान रखोगे। और जेपी जोशी ने इसकी खोज करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वनाबली हरियाणा हो गया, गग्गर नदी के पास में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडोन के पास में, राखीगढ़ी हरियाणा गग्गर के पास में है। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हमने देखी, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें अलग अलग साइड से मेन ली उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हड़प्पन हो गया, हड़प्पन में हमको एक तो मिलती है क्या? 2 रोज़ 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही लिंगम और योनि की मूर्तियाँ, स्टोन हमको देखने को मिलते हैं। कॉपर स्केल हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदारो सबसे फेमस है। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिलती है, प्रोटोसिवा की सील मिलती है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिलती है, और एक बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाले बाबा, ठीक है ना, प्रिएस्ट जो स्टेटाइट के बने थे, वो देखने को मिलते हैं। ग्रेट ग्रेनरी पूछे तो मोहनजोदारो होगा, अगर 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरी पूछे तो हड़प्पा होगा। ऐसे ही कालीबंगन की अगर हम बात करें तो बेंगल फैक्ट्री, आपको पता है ना, बंगन मतलब बेंगल्स, ऐसे याद रखना। तो ये बेंगल फैक्ट्री, वहाँ पर मतलब चूड़ियाँ वगैरह बनती थी। वहाँ पे प्लाव फील्ड मतलब जुते हुए खेत देखने को मिले। फायर अल्टर्स मतलब जो आपके यज्ञ वगैरह, हवन कुंड, ये सब देखने को मिले। कैमल बोन्स और जो अपने ऊँट वगैरह हैं उनकी हड्डियाँ देखने को मिली हैं। चन्हू दारो जो है भाई, ये लीपापोती के लिए फेमस था। जैसे इंक पोट हो गया, लिपस्टिक हो गया, ठीक है ना, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, बुलोक कार्ट, ये सब यहाँ पे देखने को मिले। और बीड मेकिंग, इसको भी आपको भूलना नहीं है। जो बीड होते हैं ना, इस तरीके से छोटे छोटे उससे बनाते हैं, है ना, छोटे छोटी मोतियों की तरह होता है, उससे हम एक माला जैसी बनाते हैं, उसको बीड मेकिंग कहते हैं। ऐसे ही दाइमाबाद में एलिफेंट, राइनोसोरस वगैरह आपको देखने को मिले। अमरी में राइनोसोरस मिले। आलमगीरपुर में क्लोथ इम्प्रेशंस देखने को मिले, मतलब कपड़े वगैरह पहनते थे, कपड़े वगैरह का पता चला, ठीक है। इसी तरीके से जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है ना भाई, ये 4 पॉइंट जो है इसके, जैसे मान लो नॉर्थ में कुछ चारों तरफ रहे हैं इंडिया के, तो सबसे नॉर्थ मोस्ट मतलब सबसे ऊपर की तरफ में मांडा में देखने को मिले हमें, सबसे लास्ट। सदर्न में सबसे लास्ट दाइमाबाद में हमें देखने को मिला। और
ईस्ट में अलामगीरपुर में और वेस्ट में कहाँ सुटका गेंडोर में हमें देखने को मिला। तो ये जो मांडा है ये भाई जम्मू कश्मीर का पार्ट में है। साउथ जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, अलामगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, और सुटका गेंडर अभी हमने देखा था बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये सुटका गेंडोर हो गया, ठीक है ना, ये मांडा हो गया, सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे नीचे में कहाँ गया, बाकी आई थिंक नहीं है दो यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी है दो मिल गए, बाकी दो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अलामगीरपुर और दाइमाबाद, अलामगीरपुर नहीं है शायद, ठीक है, जो भी है। तो यहीं पे आसपास में सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एविडेंस वाज डिस्कवर्ड एट हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगन। मतलब जो कालीबंगन है वहाँ पर क्या देखने को मिला। तो कालीबंगन में मैंने आपको क्या बताया, बेंगल्स देखने को मिले, है ना, प्लो फील्ड जुता हुआ खेत देखने को मिला, वीड मेकिंग देखने को मिला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या वाटर रिजर्वायर नहीं होगा, टेरिस राइस फील्ड, टेरिस्ड बाई छत पे खेती नहीं होती थी, स्टोन ग्रेसरीज फॉर सीड स्टोरेज ये भी नहीं था, क्रिस क्रॉस प्लो आपको जुता हुआ खेत देखने को मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। ये देखो सॉरी कहाँ है, कालीबंगन, कालीबंगन में क्या देखने को मिला, डेकोरेटेड ब्रिक्स, बेंगल फैक्ट्री, प्लो फील्ड, फायर अल्टर्स। फायर अल्टर भी भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में हमें क्या देखने को मिला, इसके साथ में हमें बीड मेकिंग, सॉरी बीड मेकिंग इसके अंदर है, चन्हुदारों में है, ठीक है। ठीक भाई नेक्स्ट चन्हुदारो, यही क्वेश्चन आ गया। इन एंशियंट इंडिया चन्हुदारो वाज प्राइमरली ए सेंटर फॉर, चन्हुदारो प्राइमरली किसके लिए सेंटर था, क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता था। भाई वीड मेकिंग अभी हमने देखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चन्हुदारो में स्पेशली क्या होता था, वीड मेकिंग, इंकपोर्ट, लिपस्टिक और बुलोक कार्ट, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, ये सब फेमस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी मिंटेड द, मतलब कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जो एक कॉइन मिंट करती थी दिल्ली में, जिसका नाम था देलीवाल। क्या था, देलीवाल, दहलीवाल, ठीक है। तो गधावालास, तोमारास, खलजीस और लोधीस, ठीक है। तो इनमें से कौन से, देखो भाई एक्चुअल में खलजी और लोधी वगैरह आप पढ़ते हो तो ये नहीं होंगे जनरली, इन दो में से कोई एक होगा। तो क्या थे कि जो तोमारास और चौहान्स जो थे ना, वो एक तरीके का कॉइन मिंट करते थे जिनको हम कहते हैं दहलीवाल्स, ठीक। तो यही है दहलीवाल्स कॉइन्स। और जैसे अपनी जो दिल्ली सल्तनत में खिलजीज हो गए, लोधीज हो गए, ये इन्होंने एक नए तरीके के कॉइन लेकर आए थे जिसको टनकाउड जीतल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गुप्ता ऑफिसर रोल इज करेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सा गुप्ता ऑफिसर का रोल करेक्टली मैच्ड होता है। गुप्ता ऑफिसर मतलब जो गुप्ता साम्राज्य में जो अलग अलग तरीके के ऑफिसर हैं उनके अलग अलग तरीके के नाम होते थे, कौन सा परफेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने इसके अंदर दे रखे हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो अपना ये फर्स्ट देखते हैं, जैसे ध्रुवादी कर्णिका कह रहा है, ठीक। तो जो ध्रुवादी कर्णिका है इसका कह रहा है कि ये भाई ट्रेजरर था, मतलब जो सोना वगैरह की देखरेख करता था। तो यहाँ पर क्या है कि जो ध्रुवाधिकारा है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द किंग शेयर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब जो क्या होता था कि जो जमीन वगैरह से जो रेवेन्यू आता था उसका काम देखता था कौन, ध्रुवाधिकर्णी का, है ना। ये ट्रेजरर नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं क्या, भंडा, भंडा ग्रह धिक्रीता, है ना। तो भाई देखो नहीं भी याद हो सकता है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नेम है। तो एक बार आया है तो इसको आप देख लो, क्या पता दोबारा से टकरा जाए, है ना। तो क्या नेक्स्ट क्या है, भंडागरा धिक्रीता, ये क्या था, ऑफिस इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और स्टोर हाउस, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरी और स्टोर हाउस था उसका ऑफिसर चार्ज था, पुलिस का चीफ नहीं था। तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उदकेतिया, उत्खेतियता, ठीक है ना। ये क्या था, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, मतलब जो एडिशनल ओकेशनल जो टैक्स होते थे उनका क्या था, ये कलेक्टर था। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तलावाटका, तलावाटका, तलावाटका जो था ये विलेज अकाउंटेंट था, ठीक है ना। तो ये सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी मैंने कई सारी पोस्ट आपको दे रखी हैं, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सा क्या करता था, ठीक है। इसके साथ में ये भी हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, आप एक बार भाई देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमने तला वटका देखा, तो ये भाई ये तला वटका तो हो जाता है गलत, है ना। तो तलावट का हो गया गलत। फिर उसके बाद और क्या है, इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम अकूला, प्रथम अकूला जो थे ये चीफ आर्टिशियन थे, है ना, कला वगैरह ये सब के लिए थे, वर्क सुपरवाइजर नहीं थे। तो ये भी गलत हो जाता है। फिर उसके बाद पुस्तपाला रिकॉर्ड कीपर, पुस्तपाला जो है ये क्या करता था, रिकॉर्ड वगैरह को रखता था, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर नहीं था। अच्छा हाँ, मैं ऐसे अगर आप इसको ऐसे भी देखो तो ये देखो ग्रामिका है ना, ग्राम, ग्राम का मतलब होता है गाँव, आपको पता है ग्रामिका, तो इसका विलेज हेडमैन, यही ऑप्शन आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई यही इसका आंसर होगा, है ना। कुछ कुछ जगह पे आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर नॉट फाउंड ऑन मौर्यन स्टोन पिलर्स, ठीक है ना। तो मौर्य के टाइम पे जो स्टोन पिलर्स थे उसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो नहीं पाया गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सारनाथ वाला जो लायन कैपिटल है सारनाथ में, ठीक है, उसको उठाया है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको लायन देखने को मिल रहा है,
क्लियर है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बुल देखने को मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर आपको हाथी देखने को मिल रहा है, उसके जस्ट पीछे आपको क्या मिलेगा, हॉर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ईगल नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ईगल होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कह रहा है कि जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्बिसारा मैरिज टू ए कोसालान प्रिंसेस, ठीक है ना। आपको पता है कि जो मतलब मैंने जैसे कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था ना कि ये चलता था, एक मैट्रिमोनियल अलायंस चलता था, मतलब जो कमज़ोर वगैरह हैं उनको क्या करो, दबा दो, उनको हरा दो, जो स्ट्रॉन्ग है उनसे संधि कर लो, और कई कई जगह पे क्या करो, किसी की बेटी है तो उनसे बेटी का हाथ मांग लो, तो आपको क्या हो जाएगा, आपके वो मित्र बन जाएंगे, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और दहेज में बहुत सारा एरिया भी मिल जाएगा। तो ये पॉलिसी चलती थी, ठीक। तो हर्णिका डायनेस्टी में जो बिम्बिसारा थे वो इसको चलाते थे, ठीक है। तो अ, ठीक, तो इसमें यही पूछा है कि जो बिम्बिसारा का जो मैरिज है कोसालान प्रिंसेस से हुआ था, तो इसका क्या पॉलिटिकल महत्व है ना। मतलब इसका राजनीतिक क्या महत्व है, बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए की थी, नहीं। ट्रेड, साउथ इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए की थी, या फिर फॉल ऑफ पसे नदी के पतन के लिए की थी। एक्चुअल में क्या था कि कोसाला के साथ आप जब क्या पढ़ते हो ना, कि जो मगध जब आप पढ़ते हो, है ना, आपको पता है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद छोटे छोटे एरिया में अलग अलग क्या थे कि कम्युनिटी बन गई थी, अलग अलग छोटे छोटे एरियाज बन गए थे, जिनमें कोई एक राजा क्या कर रहा था, राज कर रहा था, ठीक। तो उसमें से क्या हो गया कि लास्ट की तरफ में जाकर ना कुछ राजास, चार मेनली जो थे वो फेमस हुए और आगे बढ़ गए, ठीक। जिसमें से एक थे मगध, और मगध में क्या थी उस टाइम पर, हर्णिका डायनेस्टी थी, ठीक है ना। जिनके रूलर कौन थे, बिम्बिसारा थे। उन्होंने क्या करा, अपनी मगध एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए क्या करा, अलायंसेस बनाने स्टार्ट करे, शादी करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपनी कुछ बहनों की शादी करा दी, जैसे बाय मैरिंग ऑफ हिज सिस्टर टू प्रसेंजित, जो रूलर थे कोसाला के, उनकी जो मतलब उनके साथ में अपनी बहन की शादी करवा दी, ठीक है। तो फिर उस बाय मैरिंग ऑफ हिज डॉटर टू प्रसेंजित, रूलर ऑफ कोसाला, ठीक है ना, ही रिसिप्ट। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ से शादी करवाई अपने बहनों की, और इन्होंने क्या करा, कुछ की प्रिंसेस वगैरह से शादी करके क्या करा, अलग अलग जगह पे क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया चीज़ों को, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही इसका क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। जो मगध एम्पायर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि महाजन पद में 4 बंदे थे जो बड़े हो गए, बाद में 16 बंदे थे। शुरू में 16 अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग जगह थी छोटी छोटी, जहाँ पर अलग अलग राजा राज करते थे। बाद में क्या हो गया, जैसे मगध हो गए, कुशाला हो गए, वत्सा और अवंती, ये 4 ज़्यादा बड़े बन गए, ठीक है ना। फिर आगे चलकर मगध जो था वो और बड़ा हो गया, उन्होंने राज करना स्टार्ट करा, ठीक है। और मगध में उस टाइम पर कौन थे, हर्णिका डायनेस्टी थी। तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, बाऊ, शक, मद, इस तरीके से मैंने पैटर्न बना रखा, CBA, है ना, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, हर्णिका डायनेस्टी है, HSNM, ठीक है ना। हर्णिका डायनेस्टी से सुनागा हो गया, नंदा डायनेस्टी हो गया, मौर्य डायनेस्टी हो गया, ठीक। तो फिर उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी हो गया, ठीक है। शिशुनागा में जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद क्या होगा, SK होगा, ठीक। तो ये सारे हैं जो आपको याद रखने हैं। अब पेज, मतलब मैं आपको ये PDF दे दूंगा, और किसी ने वन शॉट देखा होगा तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। तो मैं एक बार आपको छोटा सा इसके अंदर रिवाइज ही करा देता हूँ। जैसे हर्णिका डायनेस्टी जो थी, हर्णिका HSNM में हर्णिका पहले आएगी, और हर्णिका में क्या होता है, बाऊ, बाऊ का मतलब बिम्बिसारा, अजातशत्रु और उज्जैन, ठीक है। बिम्बिसारा के टाइम पर आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी थी राजगीर, और ये बुद्धा को मानते थे, ठीक है ना। इनके पास में लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी। इन्होंने कोसाला, लिच्छवी, मदरा, मतलब उन कई सारी पत्नियां थी इनकी अलग अलग जगह से, जो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए बनाई थी, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हैं। आज फिर इसके बाद अजातशत्रु आया, इन्होंने बिम्बिसारा को मार दिया था, ठीक। फिर जैसे ही बिम्बिसारा को ये मारते हैं तो क्या हो जाता है, जो कोसाला जो राज्य था, मतलब उसकी तो वाइफ, जो कोसाला था वहाँ से तो एक बेटी आई थी, है ना, जो क्या थी, बिम्बिसारा की वाइफ थी। तो अजातशत्रु जब बिम्बिसारा को मार देता है अपने पिता को, तो जो कोसाला वाला था वो गुस्सा हो जाता है, वो अटैक कर देता है, लेकिन ये कोसाला को हरा देता है, वैशाली को भी हरा देता है, ठीक है ना। और ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु के टाइम पर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो उज्जैन होता है, ये क्या करता है, पाटलिपुत्र को बनाता है, और बाद में क्या करता है, जो अपनी जो राजधानी है राजगीर से ट्रांसफर करवा लेता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी था। शिशुनागा डायनेस्टी में 2 ही फेमस है, SK, यानी शिशुनागा और काल अशोका, ठीक है ना। तो शिशुनाग जो होता है क्या करता है, जो कैपिटल होता है उसको शिफ्ट कर लेता है वैशाली में, ठीक। फिर उसके बाद काल अशोका जो होता है वो दोबारा से क्या करता है, वैशाली से कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर देता है, और काल अशोका के टाइम पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फिर उसके बाद में आ जाती है नंदा डायनेस्टी, जो पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी मानी जाती है, जिसमें MD मतलब महापदम नंदा जो फाउंडर थे। फिर उसके बाद आते हैं धनानंद, ठीक है ना। और जो महापदम नंदा है, इनको एक रात भी कहा जाता है, एक छत्र, और ये पहले एम्पायर बिल्डर थे इंडिया के, जिन्होंने एम्पायर बनाया था। इन्होंने कोसाला को हराया था, कलिंगा को हराया था, ठीक है। ऐसे ही फिर इसके बाद धनानंद आते हैं, जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, ठीक है। और ये हार जाते हैं यार, बहुत बार हारते हैं, ठीक है। लास्ट नंदा रूलर हैज़ ए ह्यूज आर्मी, जिनके पास एक ह्यूज आर्मी थी। अलेक्जेंडर जो थे, इनके टाइम पर क्या करते हैं कि
जो अटैक करते हैं या जो इंडिया है उस पर क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं। लेकिन ये अटैक नहीं करते क्योंकि इनकी आर्मी की साइज़ वगैरह बड़ी थी, बट बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो इसको हराते हैं कौटिल्य चाणक्य की मदद से। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जनरली पढ़ रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर्स कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम। मतलब कह रहा है कि किसने, चोला के कौन से एम्परर ने, जो कौन से सम्राट ने क्या करा था, गंगाईकोंडा चोलापुरम जो टेम्पल है उसको बनवाया था। ठीक, तो इसका आंसर होगा राजेंद्र फर्स्ट जो थे, उन्होंने क्या करा था, ये गंगाईकोंडा चोजापुरम बनाया था। जो क्या है कि जो बृहदेश्वरा टेम्पल है ना तंजावुर में, उसके ऊपर है, जो राजा राजा चोला ने बनाया था। राजा राजा चोला के बेटे जो थे ना वो राजेंद्र चोला थे, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, नॉर्थ पे जब अटैक किया था तो उसकी विक्ट्री में क्या बनाया था, ये गंगाईकोंडा चोजापुरम बनवाया था। और इनको उस टाइम पर इनका नाम भी आई थिंक गंगाईकोंडा रख दिया गया था। ठीक, तो राजा राजा चोला जो थे इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था तंजावुर में। इसी के बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट थे, राजेंद्र प्रसाद कह रहा हूँ मैं। ऐसे ही राजा राजा चोला सेकंड जो थे, इन्होंने एरवत्सवरा टेम्पल बनाया था जो कहाँ पे है, दरासुरम में है। ये तीन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। फिर उसके बाद जैसे एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा, यही सेम क्वेश्चन है कि गंगाईकोंडा किसने बनाया आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर द नॉर्थ, नॉर्थ के ऊपर विक्ट्री जीत हासिल करने के बाद। तो हमने देख लिया ये किसने बनाया था, राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बनाया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो इसमें यही मैंने लिखा है कि राजेंद्र फर्स्ट कंडक्टेड द मोस्ट स्ट्राइकिंग मिलिट्री एक्सप्लॉइट आफ्टर हिज एक्सेशन इन 1023 बाय हिज एक्सपीडिशन टू द नॉर्दर्न इंडिया। मतलब नॉर्थ में गए, इन्होंने अटैक किया, नॉर्थ को जीता, तो उसकी विक्ट्री पर इन्होंने क्या करा, वो टेम्पल बनाया। और उसी की वजह से इसको गंगाईकोंडा कहा गया। इनको वो टाइटल मिला क्या, गंगाईकोंडा का। और भी इनको टाइटल्स मिले, जैसे इनको मुदीकोंडा चोलन कहा गया क्योंकि इन्होंने चोला को हराया। गंगाईकोंडा कहा गया क्योंकि इन्होंने नॉर्थ में जो गंगा वाला एरिया था उसको हराया। फिर ऐसे ही कदर्म कोंडा इनको कहा गया क्योंकि इन्होंने कदरम को हराया। ऐसे इनको पंडिता चोलन कहा गया, ठीक है ना। पंडितन चोलन इसलिए कहा गया क्योंकि ये चोलन स्कॉलरली वो थे, स्कॉलर्स थे। तो आप अगर देखो इसको, जो चोला एम्पायर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चोल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने चोल जब पढ़ा तो थोड़ा सा चोल के बारे में जानते हैं। चोल जो साम्राज्य है, चोल जो डायनेस्टी है, इसकी कैपिटल तंजावुर में थी, ठीक। और जो फाउंडर थे इनके विजयाला चोला थे, जिनको एक टाइटल नरकेसरी मिला हुआ था। फिर आते हैं आदित्य चोला, जिन्होंने डिफीटेड पल्लव किंग अपराजित को हराया था और टोंडा मंडलम को कैप्चर कर लिया था। इनके टाइम पर क्या हुआ था, शिव टेम्पल तंजौर में बना था, ठीक है। और इनको टाइटल मुदराई कोंडा भी कहा जाता था। फिर उसके बाद हमने देखा राजा राजा फर्स्ट, इन्होंने श्रीलंका में इन्वेड किया था। फिर उसके बाद इन्होंने टेम्पल बनाया, जैसे वहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल बनाया। और क्या बनाया, राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये कुछ आप याद रख सकते हो। और ये जो सिटी है गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये इन्होंने ही मतलब बनवाया था। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि राजा राजा के बेटे कौन थे, राजेंद्र फर्स्ट थे, जो सन ऑफ राजा राजा थे, जिन्होंने नॉर्थ वगैरह में गंगा उस वाले में अटैक किया, इसलिए इनको टाइटल मिला गंगाईकोंडा का, ठीक। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ये राजा राजा में ही गंगाईकोंडा चोला कहा गया है, तो ये शायद गलत होगा, ये वाला यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ चोला के टेम्पल भी यहाँ पर बताए हैं आपको, जैसे ये याद रख लेने हैं। जैसे कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, कांचीपुरम में है, जो पल्लवा का है। फिर उसके बाद बृहदेश्वरा टेम्पल है जो तंजावुर में है, जो किसने बनाया, राजा राजा फर्स्ट ने बनाया। ऐसे ही कोरंगनाथा टेम्पल जो है, इसकी जो लोकेशन है श्रीनिवासन लुर है, जो कहाँ है, परंतका फर्स्ट ने बनवाया था। ऐसे ही आपको ये सारे क्या है टेम्पल्स याद रखने हैं। और ये आप मेरे वन शॉट में भी ये सारे मिल सकते हैं, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे खोजना एंशिएंट हिस्ट्री वन शॉट, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम एट मोहनजोदारो वाज नोटेबल बिकॉज ईच हाउस वाज। देखो मोहनजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम पूछ रहा है। एक्चुअल में क्या था कि जो हमारा हड़प्पन सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। तो उसमें क्या होता था कि जो घर है ना, घर के साथ में ही क्या हो रही है, नालियाँ बन के जा रही थी। जैसे आज के टाइम पर अब प्रॉपर बर्न्ट बिक्स मतलब जली हुई ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी, जिसके अंदर से नालियों से पानी जाता था, ठीक। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा एक कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन, मतलब ढकी हुई नालियाँ थी, जहाँ से क्या होता था, घर वगैरह का पानी जाता था। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं था, कोई पिलर सपोर्ट, रूफटॉप रिजर्वर, ये सब नहीं था, लेकिन एक अच्छी वेल डेवलप्ड नाली थी। तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि व्हाट वाज ए मेजर चैलेंज फॉर एग्रीकल्चर इन द चोला किंगडम अपार्ट फ्रॉम रॉकी लैंड्स। मतलब कह रहा है कि जो चोला किंगडम था, चोल साम्राज्य था, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर था, कृषि थी,
वहाँ पर मेन चैलेंज क्या था? सबसे पहली बात देखो, इस तरफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, हमें ज़्यादातर रॉकी लैंड मतलब जो क्या कहते हैं वैसी भूमि मिलती है जिस पर क्या होता है कि एग्रीकल्चर खेती करना वगैरह बड़ा मुश्किल है। ठीक है? तो अगर देखो इसमें भी अगर आप कॉमन सेंस लगाओ ना, तो भाई इसका आंसर आपको सीधा दिख जाएगा कि इनमें से क्या हो सकता है। लैक ऑफ सीड्स, क्या उनके पास बीज नहीं थे, सीड्स नहीं थे? भाई ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, क्योंकि देखो सीड्स तो इतना बड़ा साम्राज्य है, कहीं ना कहीं से उन्हें मिल ही जाएगा, तो सीड्स तो ये होगा नहीं। पेस्ट इन्फेस्टेशन, कीटों का प्रकोप था, ये भी नहीं है। लैक ऑफ लेबर, भाई साम्राज्य है तो लेबर भी उन्हें मिल जाएगी। तो एक ही प्रॉपर आंसर हमें देखने को मिलता है जो है इरिगेशन वाटर, मतलब सिंचाई के लिए जो पानी वाला रास्ता था ना, रॉक की लैंड्स पर वहाँ पर पानी वगैरह अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल है ना। वहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ एरिया में मिलेगा। कहाँ पर दिक्कत कम होती है, जो क्या है कि समान एरिया है, जैसे अपना गंगा वाला जो एरिया हो गया, वहाँ पे नदी भी बड़ी है और जो ज़मीन है वो भी क्या है, समान है, तो दूर तक क्या कर सकते हैं, पानी को लाया जा सकता है। बट ये जो चोल किंगडम है यहाँ पर बड़ा मुश्किल था। ठीक है? तो यही है, यही मेजर चैलेंज था एग्रीकल्चर का, जो क्या था चोल किंगडम में देखा जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक कंसिस्टेंट सप्लाई जो इरिगेशन वाटर वगैरह की नहीं हो पाती थी, पर्टिकुलरली इन एरियाज नॉट। और यहाँ पर क्या है कि कुछ ही नदियाँ थी, जैसे यहाँ पर देखो एक कावेरी नदी है, तो मान लो कोई नदी यहाँ पर है, कोई एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन सब में खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो यही सारी चीज़ें ये लोग बता रहे हैं, तो इसके अंदर आप पढ़ के देखोगे तो यही सारा आपको पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड प्रंताका फर्स्ट ऑफ द चोला डायनेस्टी। कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रकूट का किंग था जिसने प्रंताका फर्स्ट, चोला डायनेस्टी जो थे परंतक प्रथम को हराया था, है ना। तो देखो राष्ट्रकूट की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो देखो राष्ट्रकूट किंग जो कृष्णा थर्ड थे, ठीक, इन्होंने क्या करा था, चोला किंग परंतक फर्स्ट या प्रथम को हराया था। और एक बहुत फेमस बैटल हुआ था जिसको हम कहते हैं टक्कोलम। ठीक है ना, टक्कोलम 1949 सीईए के अराउंड, तब इन्होंने हराया था कृष्णा थर्ड ने। किसने हराया था? कृष्णा थर्ड ने। ड्यूरिंग दिस बैटल द चोला क्राउन प्रिंस राज आदित्य वाज किल्ड। और इस बैटल में जो चोला के क्राउन प्रिंस थे, है ना, वो क्या होते हैं, उनको मार दिया गया था, जिनका नाम था राजा आदित्य। ठीक है? विक्ट्री अलाउड द राष्ट्रकूटस टू टेक कंट्रोल। और इसके बाद क्या हुआ कि जो राष्ट्रकूट थे उनको टोंडाई मंडलम, जो तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा है, मतलब नॉर्दर्न वाला पार्ट है, वहां पर उनको राज करने के लिए मिल गया था, क्योंकि इन्होंने हरा दिया था। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा थर्ड होगा। अब अगर हम राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो थी मनियाखेता, और राष्ट्रकूट के फाउंडर जो थे वो थे दंती दुर्ग। इसके ग्रेट रूलर थे अमोघ वर्षा, जिनको पेट्रोन ऑफ लिटरेचर, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर वगैरह मानते थे। और इन्होंने कवि राजा मार्ग भी लिखी थी, कई सारी चीज़ें थी। और इन्हीं के टाइम पर जैसे एलिफेंट केव, ये जैसे मैंने आपको बता भी दिया, ये सारे इन्हीं के टाइम पर काफ़ी फेमस हुए थे। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट टाइटल डिड मैनी कुषाण रूलर्स अडॉप्ट टू सिग्निफाई देयर डिवाइन स्टेटस। कह रहा है कि जो कुषाण रूलर्स थे उसमें ऐसा कौन सा टाइटल है जो बहुत फेमस था, जिसको वो लोग अपनाते थे अपनी डिवाइन स्टेटस, मतलब दैवीय स्थिति को बनाने के लिए दर्शाते थे। तो ये देवगुप्ता जो टाइटल है ना, ज़्यादातर कुषाण रूलर्स इसको क्या करते थे, अपनाते थे, मतलब अपने जो नाम के साथ में वो टाइटल जोड़ देते थे, जो इनको एक डिवाइन स्टेटस प्रोवाइड करता था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये इतना सारा एरिया जो है ये कुषाण लोगों का था, है ना। तो इसकी भी बहुत बढ़िया स्टोरी है ना। तो कभी मैं आपको फिर से अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो ये पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे ये इतना आगे अंदर तक आए कुषाण्स जो थे, है ना। कुषाण्स की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये सेंट्रल एशिया वाले पार्ट, मतलब यहाँ कहीं से ये आए थे। ये चीज़ और तोचाराइन इनका ओरिजिन है। रिप्लेस्ड ग्रीक एंड पार्थियंस, जो पार्थियन गोंडोफेरेंस वगैरह थे, इनको रिप्लेस्ड कर दिया था। और कुषाण के जो फाउंडर थे वो कुजूला कदपिसास थे। और इनके बेटे जो थे वो थे भीमा कदपिसास, जिन्होंने गोल्ड कॉइन, मतलब कुषाण से जो थे इन्होंने गोल्ड कॉइन बहुत अच्छी प्योरिटी के साथ में क्या करे थे, इशू किए थे। और सबसे फेमस रूलर कुषाण के टाइम पर वो थे कौन? कनिष्क, जिनको सेकंड अशोक भी कहा जाता है। इनके टाइम पर जो कैपिटल थी मथुरा, और क्या थी, पेशावर, या जिसको हम पुरुषपुर कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये मथुरा वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर ये पेशावर वाला पार्ट हो गया। इन्होंने ही साका इरा स्टार्ट किया था, जो आजकल इंडिया में चलता है, जिसको हम फॉलो करते हैं। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी वो इन्हीं के टाइम पर हुई थी, जहाँ पर महायाना बुद्धिज्म को कोडिफाई किया गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है कि बुद्धिस्ट जो बौद्ध शिक्षा है या उनकी जो टीचिंग है उसमें एक टर्म आती है मेटा, है ना। मेटा एक शब्द है, तो वो किस चीज़ को बताता है? ठीक है ना। तो जो मेटा शब्द है वो किस चीज़ को बताता है? एक्चुअल में ये जो मेटा है, मेटा का मतलब होता है लविंग काइंडनेस, बेनेवोलेंस। कहने का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा दयावान होना, अच्छा नेचर होना, परोपकारी होना, ठीक है, दूसरों के बारे में, दूसरों के हित के लिए सोचना, खुश रहने वाला बंदा। तो ये सब टर्म से रिलेटेड है मेटा। ठीक है? तो इसी का अर्थ होता है फेलो फीलिंग्स, है ना, सहभागिता। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहभागिता हो जाएगा। जो बुद्धा है, बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ थे, टीचिंग ऑफ बुद्धास। ये कहते थे दुक्खा, दुक्खा समदया, दुक्खा निरोधा, दुक्खा निरुद्धा, गामिनी प्रतिपदा, है ना। कहने का मतलब दुक्खा, दुक्खा का मतलब लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, मतलब जो हमारा जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है।
दुखा समुदाय कहने का मतलब है, और ये जो दुखों से भरा हुआ है, इस दुख का कारण है हमारी चाहत, हमारी डिजायर। डिजायर इज द कॉज ऑफ सोरो। दुख का निरोध मतलब दुख को कैसे हम हरा सकते हैं, वो कम कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं। कीसेशन ऑफ डिजायर एंड सोरो कहने का मतलब अगर आप अपनी डिजायर, अपनी चाहत को खत्म कर दो तो आपके जो दुख है वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो चाहत, जो आपकी डिजायर है, इसको खत्म करने के लिए 8 क्या है, पाथ हैं, 8 मार्ग हैं, 8 रास्ते हैं जिस पे आपको चलना होगा। तभी आपके सारे डिज़ायर खत्म होंगे, और डिज़ायर खत्म होने से आपके जीवन में दुख खत्म होगा। कहने का सिंपल सा मतलब है भाई, आपकी सारी जो प्लेज़र हैं, सारी जो इंद्रियां हैं, उन सब के मोह को आपको त्याग देना पड़ेगा, तो आपके जीवन में ऐसे ही कुछ नहीं बचेगा। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो आपका दुख भी नहीं बचेगा, ना खुशी बचेगी, ना दुख बचेगा। ठीक है ना। तो यही सिंपल सा मतलब है इसका। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच हु विजिट्स द फॉरेस्ट इन तमिल एपिक शिला पद्दिकम, पद्दिकरम है ना। मतलब एक तमिल महाकाव्य है, एपिक है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ऐसी तमिल में भी है जिसको हम कहते हैं शिल्पद्दिकरम। ठीक। इसमें जो फॉरेस्ट में कौन जाते हैं ये पूछ रहे हैं। तो किंग सेंगू टूवन जो होते हैं, जो चेरा के रूलर हैं, ये इस एपिक के अनुसार क्या होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं अपनी क्वीन वगैरह के साथ में। ठीक है। विजिट वगैरह पे जाते हैं, तो इसमें इनकी अपनी एक स्टोरी है। ये पूरी स्टोरी ये आप देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पॉलिटिकल राइवलरीज इन अर्ली मेडिवल इंडिया, है ना। मतलब कह रहा है कि ये जो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, तो इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट आप लोगों को दी है। आपको बताना है कि भाई कौन सी करेक्ट है या क्या चीज़ है, जो भी है। देखो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रकूटास लॉन्च्ड सेवरल कैंपेन्स टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज। क्लियर हो गया। ठीक है ना। जैसे ये राष्ट्रकूटा है, ठीक है, यहाँ पर आपका कन्नौज दिख रहा है, यहाँ पर आपके पालाज हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका राष्ट्रकूटास है, प्रतिहारास है, ये 3 पार्ट है ना। 3 है। तो क्या होता था ना कि इन तीनों का आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। गुर्जारा प्रतिहारा का, पालास का, और मेनली ये राष्ट्रकूटास का। तो इनका ये रहता था कि भाई ये जो बीच वाला एरिया है ना, इस एरिया पे कभी ये कब्जा कर ले, कभी ये कर ले, कभी ये कर ले, इस तरीके से चलता ही रहता था इनका हमेशा। इसी को कहा जाता है कन्नौज ट्रायंगल। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रकूटास है ना, इन्होंने कई सारी चीज़ें चलाई कन्नौज के ऊपर कंट्रोल को गेन करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द प्रतिहारास वर बेस्ड इन ईस्टर्न इंडिया वाइल पालास वर इन वेस्टर्न सेंट्रल रीजन। प्रतिहारास की बात करो तो देखो प्रतिहारास इस टाइप का है, इधर है। प्रतिहारास मैंने बताया था कि ये जनरली गुजरात और राजस्थान वाला ये वाला एरिया था, गुर्जर प्रतिहारा। ठीक। तो प्रतिहारास यहाँ पे जबकि ईस्टर्न कह रहा है, कहने का मतलब ये वाला हिस्सा कह रहा है, जबकि ये वाला हिस्सा किसका है, पाला का है। तो प्रतिहारा तो ईस्टर्न में नहीं है, वेस्टर्न की तरफ में। पालास वर इन वेस्टर्न सेंट्रल रीजन, और पालास जो है वो ईस्टर्न की तरफ है। मतलब एक स्टेटमेंट में ये दोनों पार्टी इसके गलत है। कोई सा भी गलत होता तो वैसे भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आप क्वेश्चन देखो, पहला सही दूसरा गलत कौन सा है, सिर्फ ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लिटरेरी सोर्स फॉर द गुप्ता पीरियड। मतलब कह रहा है कि गुप्ता पीरियड, जो गुप्ता साम्राज्य है, उसका लिटरेरी, प्राइमरी लिटरेरी सोर्स, मतलब कहने का मतलब जो गुप्ता पीरियड है उसके बारे में जो हमें पता चला है ना, गुप्ता जो साम्राज्य है, किससे पता चला। ठीक है। तो अब जब आप ऑप्शन से देखो तो ऑप्शन से सिंपल सा पता चल जाएगा आपको, सीधा पता चल जाएगा। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस है उसमें क्या है कि बहुत सारा जो है वो गुप्ता साम्राज्य का, स्पेशली ये समुद्रगुप्ता जो है उसी के टाइम का वो पिलर बना हुआ है। ठीक है ना। जो कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है ना। जो प्रयाग प्रस्ती भी जिसको कहा जाता है, यहाँ पर गुप्ता पीरियड की पूरी हिस्ट्री जो है ना वहाँ पर क्या है, बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, और ये जनरली समुद्रगुप्त के टाइम की है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है इट वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट, और ये जो मतलब इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, ये इसके कोर्ट पोएट थे हरिसेना, जिन्होंने इसको करवाया था। ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो जिसको हम शिलालेख कह रहे हैं, इसको करवाया था इन पॉलिश्ड संस्कृत। संस्कृत में ये है। प्रोवाइड ए डिटेल्ड यूगोलॉगी ऑफ द एम्पेयर्स मिलिट्री, मतलब इसने डिटेल में बताया था कि मिलिट्री किस तरीके की है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कल्चरल अचीवमेंट, इन्वायरमेंट वगैरह कैसे कैसे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, जिसको हम कह रहे हैं नासिक प्रशस्ति, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, नासिक प्रशस्ति। ये जो नासिक प्रशस्ति है भाई, ये सतवाहना डायनेस्टी की है। इसमें ये बताते हैं कि जो हमारे गौतमी पुत्र सतकर्णी है सतवाहना डायनेस्टी के, उनकी बात ये करता है किसमें, इस नासिक प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है उसमें। ठीक है। और ये इनकी मदर ने करवाया था, मतलब जो लिखवाते हैं ना कि इसमें ये लिखो, ये लिखो, तो ये जो लिखवाया था किसने करवाया था, मदर ने लिखवाया था, जिनको हम गौतमी वालाश्री कहते हैं, और ये गुप्ता पीरियड का नहीं है।
फिर दूसरा है जिसको हम कह रहे हैं अईहोल इंस्क्रिप्शन या फिर अहोल शिलालेख। ठीक है ना, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड है, उनके बारे में ये बताता है। और ये इनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति थे, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया है। मतलब उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें हमारे जो राजा हैं पुलकेशिन सेकंड उनके बारे में लिखो। इसके अंदर पुलकेशिन सेकंड की जो विक्ट्रीज वगैरह हुई, इंक्लूडिंग हिज डिफीट, और वो हर्षवर्धन से हारे भी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है ना। और ये जो गुप्ता पीरियड है उसके बाद की है जनरली। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन या फिर हाथी गुम्पा शिलालेख। ये जो है ये इंस्क्रिप्शन सेकंड सेंचुरी बीसी और फर्स्ट सेंचुरीज बीसी के आसपास की कहीं की है, जो बताती है जो कलिंगा किंग कारावेला थे। आप जैसे साउथ की मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उसमें जो पीएस पुनियन सेल्वन, वहाँ पर भी आई थिंक जो करावेला है उनके भी नाम का जिक्र होता है। जो भी है, कलिंगा किंग खरावेला जो थे उनके बारे में ये इंस्क्रिप्शन बताता है। ये जनरली जैन इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि प्रकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है ना। तो इसमें से जो गुप्ता पीरियड की है या गुप्ता साम्राज्य के बारे में जो बताती है वो है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है ना। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि neither द चोला नोर द चेरा डायनेस्टी वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। मतलब कह रहा है कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चोला और चेरा साम्राज्य से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो क्या हो गया कि आपको जैसे साउथ की तरफ में पता है चेल साम्राज्य, चोर साम्राज्य, पांड्या है, ये तीन बंदे थे। ठीक है ना, तीन डायनेस्टीज थी अलग अलग, जो हमेशा क्या करती थी, लड़ती रहती थी अपने जो एरिया है पूरा कब्जा करने के लिए। ठीक, तो इन्होंने देखो क्या क्या किया, इन्होंने भाई नेवल एक्सपीडिशन जो था कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, मतलब ये वाला ऐसे है तो यहाँ पर जैसे अपना ये साउथ ईस्ट एशिया है तो यहाँ से नेवल एक्सपेंडिशन करने के लिए, मतलब अपना जो नौसेना वगैरह इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, आपको पता है। तो ये भी इससे डायरेक्टली लिंक है। तमिल लिटरेरी पे इन्होंने काम किया, आपको पता है जो अपना क्या कहते हैं संगम पीरियड एज है इनके टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, तो ये भी इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। देवदासी टेम्पल सिस्टम भी एक्चुअल में जो बहमानी किंगडम है भाई, ये इसका कहीं से भी दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। बहमानी किंगडम जो है उनके जो फाउंडर थे वो थे हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमान शाह, जिनका रियल नाम था इस्माइल शेख, इस्माइल मुख। ठीक है ना। जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, बहमानी किंगडम हो गया, ये बाद के टाइम के हैं जब आप मेडिवल में जाते हो, है ना। ये बाद के टाइम है, चोला चेरा से भी बाद के टाइम के हैं। ठीक, और तो यही सारी चीज़ें हैं बहमानी किंगडम की। तो बहमानी किंगडम जो है बिल्कुल अलग है, इनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद की बात कर रहा है। व्हाट टर्म्स डज द टर्म ऋग सिग्निफाइज। कह रहा है कि ऋग्वेद में जो ये ऋग वर्ड है ये किस चीज़ को बताता है। देखो हमें पता है वेद का मतलब तो होता है नॉलेज, क्लियर है। ऋग का मतलब क्या होता है, देखो ऋग का मतलब यहाँ पर है टू प्रेज और टू साइन, मतलब किसी चीज़ को प्रेज करना, है ना, उसको बड़ाई करना उसकी। ठीक है, टू साइन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग वेदा विच लिटरली मीन्स। तो इसमें एक्चुअल में क्या मतलब होता है, जैसे ये जो वेद है, वेद का मतलब तो हो गया नॉलेज। किस चीज़ की नॉलेज, इसमें जो ऋग्वेद है इसमें है क्या, हमने देखा था इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हाइमन्स थे ना। हमने क्या देखा था, हमने देखे थे इसके अंदर हाइमन्स है, और बहुत सारे हाइमन्स क्या है, 10 मंडल्स में क्या है डिवाइडेड है, मतलब 10 मंडल्स 10 तरीके की बुक है जिसके अंदर 1028 हाइमन्स है ना। तो ये जो ऋग है यहाँ पर इसका मतलब है कि भाई जो हाइमन्स की नॉलेज, नॉलेज ऑफ द हाइमन्स, क्लियर है, ये इसका मतलब है, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में क्या है लिखा गया है। ठीक है ना, चाहे वो रिचुअल्स हो, चैंट्स हो, कुछ भी हो, स्पिरिचुअल थिंग्स हो, कुछ भी हो। तो ऋग का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है सेक्रेड हाइमन्स। क्या मतलब है, सेक्रेड हाइमन्स यानी पवित्र भजन। ठीक है, हिंदी में आई थिंक इसका अनुवाद सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो भी है ये हाइमन्स के बारे में बताता है, सेक्रेड हाइमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, ये मैं दोबारा बता चुका हूँ। जैसे ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हमारा, जिसके अंदर 1028 मान लो चैप्टर की तरह है, जो 10 बुक्स में लिखी गई है, 10 मंडलास। और इन हाइमन्स में छोटे छोटे पार्ट है जिसको हम वर्णास कहते हैं, पुरुषा सुक्ता। ऐसे ही सामवेद है जो मेलोडी के लिए फेमस है ना, जिसमें गाने वगैरह इन सब के नियम, राग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऐसे ही यजुर्वेद जो सेक्रीफिशियल मतलब जो सेक्रीफाइस करते हैं, रिचुअल्स होते हैं, इन सब के लिए फेमस है। अथर्ववेद जो चेंटिंग्स हो गई, स्पेल्स हो गए, मैजिक वगैरह, काला जादू, ये सब के लिए फेमस है ना। तो ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडलास। ये जिसमें होगा उसने बहुत आसानी से टिक कर दिया होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल में डिवाइडेड है। तो अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद कितने मंडल में डिवाइडेड है, 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर 1028 हाइमन्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच फॉरेन एलिमेंट स्टेमिंग फ्रॉम आर्कमेनिड पर्सिया इन्फ्लुएंस्ड मोर्यन स्कल्पचर्स। मतलब कह रहा है कि जो आर्कमेनिड पर्सिया है से उत्पन्न कौन सा विदेशी तत्व है मौर्यकालीन मूर्तिकला को प्रभावित करता है। कहने का मतलब कह रहा है कि आर्कमेनिड जो पर्सिया है वहाँ से क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे जो मौर्य समाज की मूर्तिकला है उसको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब देखो क्या होता है कि
जो मूर्ति बनाई जिन्होंने या जो टेम्पल बनाए, तो आप देखते हो कहीं पर लिखा रहता है नगाड़ा स्टाइल, कहीं पर लिखा रहता है द्रविडियन स्टाइल। तो क्या होता है ना कि कुछ ऐसे हैं जो प्योरली हिंदी स्टाइल में है, मतलब अपने इंडिया के उसमें है। फिर क्या हो गया कि कुछ ऐसे टेम्पल बने जहाँ पर क्या हो गया कि ग्रीक के बंदे आ गए या बाहर के बंदे आ गए जिन्होंने आकर बनाया, तो वो बाहर की जो टेक्निक है उसको हमारी इंडिया की टेक्निक के साथ में मर्ज कर दिया, तो उसको अलग स्टाइल दे दिया हमने, है ना। तो इसमें यही कह रहा है कि ऐसी क्या फॉरेन एलिमेंट है, क्या चीज़ है जो आर्कमेनिड पर्सिया से आई, जिसने मौर्यन स्कल्पचर पर अपना प्रभाव डाला, है ना। तो इसका आंसर है बोल्ड एंड मैसिव रियलिज्म। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो आर्किटेक्चर्स थे, है ना, जो चीज़ें बनी, उन सब में क्या देखा गया, उन सब में ऐसा पाया गया कि जो पर्सिया है, पर्सियन इन्फ्लुएंस उन सब में उनकी कलाकारी में पाया गया। जैसे मोरियन कॉलम्स ऑफ द जो अशोकन पिलर्स हैं, है ना, जो आर्क में अशोकन पिलर्स के जो कॉलम्स वगैरह पाए गए, वैसे ही सेम कॉलम आर्कमेनिड एम्पायर जो है वहाँ पर भी पाए गए थे। तो ऐसा माना गया कि बहुत सारा आर्कमेनिड पर्सिया से बहुत सारी चीज़ें जो है या जो नॉलेज है या जो बनाने का तरीका है उसमें दिखता है मोरियन पिलर्स में। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, है ना। तो ये जैसे कह रहा है कि द वेल शेप्ड कैपिटल ऑफ द कॉलम्स, मतलब कॉलम्स के ऊपर जो बेल शेप्ड बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं हमें बताता है कि वो एक पर्शियन तरीका है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है। जैसे आप देखो ना, आप मस्जिद में जाओगे तो उसकी कारीगरी अलग दिखेगी, आप देखोगे तो आप बता दोगे, मंदिर में जाओगे उसकी कारीगरी अलग दिखेगी। तो वो सारा एक बनाने का तरीका है, ठीक है ना। स्पेशली जैसे ही जो लायन कैपिटल है सरनाथ पिलर का, और जो बेल कैपिटल है रामपुरवल पिलर का, है ना, ये सारे ही बताते हैं कि भाई ये जो है ये आर्कमेनिड कॉलम्स है ना। तो इन सब में हमें क्या पता चलता है कि ये आर्कमेनिड पर्सियन टेक्निक है जो मिक्स की गई है किसके अंदर, मौर्यन जो मूर्ति वगैरह हैं उस टाइम की जो कलाकारी है उसमें। तो इसका आंसर होगा बोल्ड एंड मैसिव रियलिज्म, है ना, भव्य और विशाल यथार्थवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच टाइटल यूज्ड बाय गुप्ता रूलर्स रिफ्लेक्टेड देयर वैष्णवेट एफिलिएशन, मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइटल है जो ये बताता है कि जो मौर्य सॉरी जो गुप्ता शासक थे, जो गुप्ता रूलर्स थे, वो वैष्णव संप्रदाय के थे, मतलब वैष्णवाइट थे। वैष्णव धर्म, वैष्णव का मतलब क्या होता है, वो लोग जो जो हमारे किशन जी की, लॉर्ड जो कृष्णा है उनकी जो पूजा करते हैं या उनके जो क्या कहते हैं उनकी जो भक्ति करते हैं, उनको जो मानते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्ता रूलर जनरली क्या करते थे, उन्हीं पे भरोसा करते थे, मतलब किशन जी को मानते थे। ठीक है, वैष्णव मतलब एक्चुअल में यहाँ पे विष्णु है ना, मैं किशन जी कह रहा हूँ, विष्णु या उनके वो क्या कहते हैं जो उनका ही रूप। ठीक, तो यहाँ पर एक टाइटल है जिसको हम कहते हैं परम भागवत, है ना, क्या कहते हैं, परम भागवत। अब जैसे आपको पता है कि भागवत जो है भगवत गीता, इसी से संबंधित है। गीता में अपने कह लो किशन जी है ना, विष्णु जी का रूप। तो ये किससे रिलेटेड है, वैष्णव से। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, परम भागवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संहिता, संहिता का क्या मतलब है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के कॉन्टेक्स्ट में संहिता का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो ये जो संहिता है या इसका हिंदी जो है संहिता, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है पुट टुगेदर और कलेक्शन, है ना, मतलब किसी चीज़ को एक साथ रखना या किसी चीज़ का कलेक्शन होना। ठीक है, फाउंडेशनल लेयर ऑफ वैदिक टेक्स्ट विच आर कलेक्शन ऑफ मंत्रास और हाइमन्स, मतलब ये कह रहा है कि ये क्या है, जो संहिता है इसका मतलब है कि ये किसी चीज़ का कलेक्शन है। ऋग्वेद में क्या चीज़ है, हाइमन्स है, तो ये क्या है, हाइमन्स के कलेक्शंस हैं। ठीक है ना, तो यही कह रहा है द ऋग्वेदा संहिता इज द ओल्डेस्ट ऑफ दीज कलेक्शंस एंड कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइमन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स। तो जैसे मैंने बताया कि 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स में छोटे छोटे अलग अलग चैप्टर्स हैं, लाइक 1028 हाइमन्स है। ठीक है, और इन्हीं का जो कलेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ठीक है, दीज हाइमन्स प्राइमरली डेडिकेटेड टू वेरियस डाइटीज एंड फॉर्म द कोड टेक्स्ट फॉर रेस्टेशन रिचुअल्स। तो वही सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो ब्राह्मीर थे उनकी एक थी बृहद संहिता। ठीक है ना, ये एक इंसाइक्लोपीडिया है जो एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल जियोग्राफी, बॉटनी और नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है, तो भाई एक्चुअल में क्या है कि ये एक क्या है, सिस्टमेटिक कंपाइलेशन है ह्यूमंस का। सिस्टमेटिक कहने का मतलब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मंडल्स वगैरह इन सब में रखी हुई है। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक कंपाइलेशन है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स रॉट अष्टांगा संग्रह, मतलब कौन ऐसे थे विद्वान जिन्होंने अष्टांग संग्रह या फिर अष्टांगा संग्रह लिखा था। ठीक है ना, तो ये जो थे जिन्होंने लिखा था, तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक, ये मुझे भी एक्चुअल में उतना वो नहीं है,
मैं तो एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे दे रखी है, मैं कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे को भी देखो यार, सब सिंपल सी बात है, हर किसी को सब कुछ नहीं पता है ना। तो जो जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी उसके भी कुछ मैं गूगल से लेकर आया हूँ, या जो मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिली। तो जो भी देखो, ये अष्टांगा जो संग्रह था ये लिखी किसने है ना, तो ये लिखी है किसने, भागवत ने लिखी है। जो अष्टांग संग्रह या फिर जिसको हम कहते हैं समरी ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है ना, अष्टांग का मतलब यहाँ पर 8 ब्रांचेज है ना, तो मेडिसिन की 8 ब्रांचेज है जिसकी समरी जो है इन्होंने लिखी थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल टेक्स्ट है जो किस पे है, आयुर्वेदा पे है। ठीक, जो किसने लिखी थी, स्कॉलर भागवत ने लिखी थी, जिनको हम बृदा भागवत भी कहते हैं, बृद्ध भागवत। ठीक है, भागवत ऑल्सो रोट, और भागवत ने और भी कई सारी चीज़ें लिखी, जैसे अष्टांग हृदय, इसमें उन्होंने हृदय के बारे में जरूर लिखा होगा। ठीक है, हिज वर्क सिंथेसाइज द नॉलेज फाउंड इन द अर्लियर चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता, मेकिंग द वास्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब वो ये इन्होंने मेडिसिन वगैरह पे काम किया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। क्लियर है। अब जैसे हम बात करें कि इसकी चरक की हम बात करते हैं, तो चरक जो है वो चरक संहिता के ऑथर हैं, जो इंटरनल मेडिसिन के ऊपर है। क्लियर है। ऐसे ही सुश्रुता है, इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, सर्जिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ही चालू किए थे। फिर ऐसे ही हैं एक जिनको कहा जाता है भास्कराचार्य, जो क्या है एक रिनाउंड मैथमेटिशियन थे, मतलब काफ़ी तगड़े मैथमेटिशियन और स्कॉलर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ वेपन्स वर कॉमनली यूज्ड बाय मेजोलिथिक पीपल फॉर हंटिंग। अब देखो क्या है कि जो पुराने टाइप के लोग थे तो कई सारे पीरियड्स थे है ना, तो उसमें जो मेजोलिथिक वाले थे वो कौन सा वेपन यूज़ करते थे। तो चलो मैं इसको बाद में ये करता हूँ, पहले मैं यहीं पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेज आपको ये तो पता है कि भाई जो न्यूजोलिथिक हो गए, मेजोलिथिक हो गए या फिर चैल्कोलिथिक हो गए, ये सारे वो लोग हैं एकदम पहले के टाइम के होमोसेपियंस। उनके पास तो क्या पत्थर वगैरह से वो शिकार करते थे, आपको पता ही है ना। तो अब मैं आपसे यहाँ पे ऑप्शन दूं तो आप इन ऑप्शन से आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो स्वॉर्ड तो होगी नहीं भाई, तलवारें वगैरह कहाँ से लाएंगे, कैनन्स तोप इनके पास होगी नहीं, गुलेल नहीं होगी, रबड़ कहाँ से आएगी इनके पास में है ना गुलेल बांधने के लिए। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, बार्बर्ड स्पीयर्स, मैंने कांटेदार भाले उनके पास थे। वो क्या करते थे, पहने पहने पत्थर बनाए, एक लकड़ी वगैरह में बांधा, उससे शिकार करते थे। तो इससे भी आप यहाँ पे ऑप्शन क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे जो अपना एंशियंट हिस्ट्री है उसमें क्या है कि कुछ पार्ट में जो प्री हिस्टोरिक टाइम है उसको डिवाइड किया गया है, और सबसे पहले इंडिया में ह्यूमंस बोरी महाराष्ट्र में पाए गए थे। चार पार्ट में हमारा एंशियंट जो मतलब पार्ट है प्री हिस्टोरी वाला, वो क्या है, चार पार्ट में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं पहले पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। ठीक है, पैलियो का मतलब पहले वाला, एकदम प्रीमेच्योर, सबसे पुराना, ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, मतलब पत्थर का यूज होता था और सबसे पुराना है तो इसलिए इसको कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज। ठीक है ना, या फिर पूरा पाषाण युग। फिर ऐसे ही एक है मीजोलिथिक एज जिसको हम मध्य पाषाण युग कहते हैं, मतलब बीच वाला। ठीक है, तो मिडिल एज हो जाएगा। फिर नया आएगा, इससे लेटेस्ट वाला जो होता है उसको कहा जाएगा नियोलिथिक, मतलब नया वाला, नव पाषाण युग, न्यू स्टोन एज। ठीक है, फिर इन तीन के बाद एक और एज आती है जिसको हम कहते हैं चैल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक का मतलब यहाँ पर होता है स्टोन और कॉपर का मिक्सचर, मतलब इन्होंने स्टोन और कॉपर वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इस एज को चैल्कोलिथिक एज कहा गया। ठीक है ना। तो ये थे। अब जैसे मान लो पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो उस टाइम के जो लोग थे वो हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे, मतलब शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, पहाड़ियों जो रॉक शेल्टर हो गए, चट्टान वगैरह, गुफा वगैरह के अंदर रहते थे, और इस तरीके के पत्थर वगैरह से लेकर वो क्या करते थे, शिकार करते थे, और इसलिए इनको क्वाड्राइट मैन भी कहा जाता था। ठीक है, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री इस टाइम पर कुछ भी नहीं था इनके पास में, तो ये सब अवेलेबल नहीं था, और ये सबसे पहले होमोसेपियंस थे पैलियोलिथिक, क्योंकि ये सबसे पुराना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद लोअर, मिडिल और अपर, इसमें भी तीन पार्टीशन है। फिर उसके बाद आया कौन सा, मेसोलिथिक एज आया, जो लगभग 9000 बीसी से 6000 बीसी चला। इसमें क्या हो गया कि जो एनवायरनमेंट था थोड़ा सा गर्म होने लगा, सूखने लगा, तो बंदे जो हैं केव से, गुफाओं से, पहाड़ों से निकलकर नई नई जगह जाने लगे, तो लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ। लोग हंटिंग के साथ फिशिंग करने लगे, गैदरिंग करने लगे चीज़ों की, है ना, ये सारी हुई। थोड़े बहुत एनिमल डोमेस्टिकेशन, मतलब कुत्ते वगैरह इन सबको पालने लगे, है ना। तो इन सब का क्या हो गया कि जो पशुपालन वगैरह ये सब भी चालू हुआ। थोड़ा बहुत केव पेंटिंग इसके अंदर देखी गई, कौन से पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में। तो इस टाइम की भीमबेट का एक केव है मध्य प्रदेश में, वहाँ की जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो बहुत फेमस होती है, जो कब की है, मेसोलिथिक एज की। इस तरीके की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी बहुत पहले। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर उसके बाद नियोलिथिक पे एज आया, मतलब उसके बाद का नया एज। तो उसमें क्या हो गया, थोड़े जो स्टोन्स थे वो थोड़े पॉलिश्ड हो गए, और बंदों ने क्या करा, लकड़ी वगैरह पे बड़े बड़े पत्थर लगाकर कुल्हाड़ी की तरह उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पोट्री बनानी चालू कर दी लोगों ने, घड़े वगैरह चालू कर दिए। ठीक है, केव में पेंटिंग वगैरह, हंटिंग, डांसिंग सीन, ये सब लोगों ने बनाए। फार्मिंग थोड़ी सी स्टार्ट हुई, लाइक जैसे बारले, ग्राम, रागी, है ना, जो चना, रागी, इन सब की खेती करने लगे। कैटल, सिप, गोट्स, ये सब लोग क्या करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे, है ना। फिर ऐसे ही कॉटन हो गया, कपास, वूल, इन सब के कपड़े लोग पहनने लगे।
ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ऐसे ही न्यूलिथिक साइट्स हैं कुछ, जैसे बुरजावुम हो गया, चिरांड हो गया, दाऊजली हो गया, ठीक है, मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, ये सारे क्या न्यूलिथिक साइट्स हैं जहाँ पर हमें इस न्यूलिथिक एज के क्या मिले, मतलब पता चला इनके बारे में कि इस तरीके की भी एज थी और इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गई, चैल्कोलिथिक एज आ गई, जिसको हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं। इसके अंदर स्टोन और कॉपर दोनों का यूज़ होने लगा, और कॉपर जो है ना फर्स्ट मेटल था जो इंसान ने यूज़ किया। क्लियर है। लोहे का कुछ अता पता नहीं था बहुत लंबे टाइम तक। कल्चर वाज एग्रेरियन एंड यूज्ड बोथ टूल्स एंड मेटल्स, और जो कल्चर था ना वो एग्रेरियन था। मतलब देखो, पहले हमने क्या देखा, हंटिंग हो रही थी, फूड गैदरिंग हो रही थी, फिर हमने लास्ट वाला जो पीरियड था न्यूलिथिक, उसमें देखा हमने थोड़ी सी फार्मिंग चालू हो गई है। अब लोग क्या हो गए हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रेरियन बन गए हैं, और टूल का भी यूज़ हो रहे हैं, पत्थर का भी यूज़ कर रहे हैं, और मेटल्स का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कई सारी साइट्स मिली चैल्कोलिथिक की जो इन सारी चीज़ों को बता रही थी। लाइक जैसे अहर हो गया, काथ्या में मिला, मालवा, ईरान, रंगपुर, इन सब जगह पर क्या हो गए, चैल्कोलिथिक साइट्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता डायनेस्टीज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन विच स्टेटमेंट अबाउट द अधिष्ठानाधिकरण इज करेक्ट, है ना। मतलब कह रहा है कि अधिष्ठानाधिकरण क्या है, करेक्ट है। ये क्या चीज़ है, कहने का मतलब ये जो अधिष्ठानीकरण है ये क्या चीज़ है। ये एक्चुअल में क्या है कि बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स और गिल्ड आर्टिशियंस होते थे। मतलब जैसे जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशंस जो है, वहाँ का जो शहरी प्रशासन था, तो उसके लिए क्या होती, एक बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स थे जिसमें गिल्ड्स, आर्टिशियंस वगैरह इन सब के मेंबर्स रहते थे, जो क्या करते थे, एडवाइजरी, जो एडवाइस देते थे। ठीक है, तो यही क्या है, अधिष्ठानीकरण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेदांगा, इनमें से कौन सा वेदांगा नहीं है। तो वेदांगा है क्या, देखो, वेदांगा वेद का अंगा, वेद के अंग, मतलब वेद के लिम्स, वेद के अंग। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे कोई सा भी वेद होता है ना, जो भी, जैसे आप ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो वेद हो गए, इनके क्या है ना, पार्ट है। पार्ट कहने का मतलब, जैसे मान लो कि कोई सा भी वेद है ना, जैसे मान लो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश क्या है कि अपने आप में एक बॉडी है। तो इसमें मान लो इसकी अपनी एक ग्रामर है जो आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। इसके अपने एक वोकैब्स हैं। क्लियर है। इसको लिखने के लिए इसके वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, तो कई सारी चीज़ से मिलकर ये इंग्लिश बना है। तो इसी तरीके से जो एक वेद होता है ना, वो भी कई पार्ट से मिलकर बना है। लाइक वेद की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, इसके कुछ प्रोसीजर्स होंगे, इसको लिखने के लिए कुछ ग्रामर्स बनाई गई होंगी, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका प्रॉपर मीनिंग होगा, एटमोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर कुछ मैटर्स होंगे, पोइटिक मैटर्स, कुछ एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट होगा। तो वेदांगा ये लिम्स हैं वेद के, है ना। तो जैसे शिक्षा इसके अंदर जो होता है उसको हम फोनेटिक्स या फिर प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। कल्पा जो है वो रिचुअल प्रोसीजर है। व्याकरण मतलब ग्रामर के लिए यूज़ होता है। निरुक्ता यानी एटमोलॉजी, क्या मतलब है उसका। ठीक है, छंदा, छंद, छंद क्या है, छंद मतलब जो पोइटिक मैट्रिक्स क्या है, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। तो ये सारे क्या वेद के अंग है। तो अब क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा वेदांगा नहीं है, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कल्प भी है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा व्याकरण भी है, हमने देखा ज्योतिष भी है। इसमें जो वैशेषिका है ये नहीं है ना। तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ऐसे ही पाणिनि की एक अष्टाध्यायी है। ठीक है ना, ये फेमस बुक है उनकी, पाणिनि ने लिखी थी, जो किस पर बेस्ड है, संस्कृत के ग्रामर पे बेस्ड है, जो संस्कृत के ग्रामर को बताती है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स ए की डिफरेंस बिटवीन मथुरा एंड गंधारा स्कूल्स ऑफ आर्ट। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट करता है मथुरा और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, है ना। ये क्या है, देखो क्या है कि जैसे ये गंधारा आर्ट हो गया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक एक, मतलब क्या है कि एक एक जगह की क्या है, आर्ट कल्चर इन्फ्लुएंस बताता है कि जैसे गंधारा उस जगह पे किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, मथुरा में किस तरीके का जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जो गंधारा आर्ट है ना, और जो मथुरा आर्ट है, तो गंधारा आर्ट जो है वहाँ पर जैसे आप कुछ भी देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, चीज़ों की मिक्सिंग मिलेगी। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में जो ग्रीक है, रोमन कल्चर आपको देखने को मिलेगा, मिक्स मिलेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर जैसे बुद्धा की कोई मूर्ति हो गई, स्पिरिचुअल्स हो गए, कुछ भी चीज़ हो गई, तो उसमें कहीं न कहीं आपको क्या होगा, उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कला है, उसके अंदर कहीं न कहीं आपको ग्रीक और रोमन कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। जबकि जो मथुरा आर्ट है ना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जिसको कहा जा रहा है, ये बिल्कुल प्योरली इंडिजेनियस है। इंडिजेनियस मतलब इंडिया में डेवलप हुई है। इसमें दूसरे किसी कल्चर की मिलावट या इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि अपने जो मथुरा में, मथुरा आर्ट में जैसे जो बुद्धा है, डिलाइटेड बुद्धा बहुत फेमस है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा यक्ष, मतलब जैसे वो हंस रहे हैं, खुश है, इस तरीके का देखने को मिलता है। और ये प्रॉपर ही क्या है कि इंडिजेनियस है। ये आर्ट जो है, स्कल्पचर स्टाइल जो है, मूर्ति शैली, मूर्ति कला जो है, ये बिल्कुल क्या है, इंडिया के अंदर ही डेवलप हुई है। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है बाहर की। जबकि गंधारा आर्ट है, इसमें ग्रीक रोमन कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा की डिफरेंस है। तो मथुरा वाज ग्रीन फाइलाइट
पता नहीं क्या लिखा हुआ, जो भी है। गंधारा वाज प्योरली इंडिजेनियस, गलत है भाई, गंधारा प्योरली इंडिजेनियस नहीं है क्योंकि वो मिक्स है। मथुरा फोकस्ड ओनली ऑन बुद्धिस्ट, मथुरा इंडिजेनियस, गंधारा हेलेनिस्ट, ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है ना, मथुरा जो है वो इंडिजीनियस है, इंडिया में डेवलप हुई है, बनी हुई है। गंधारा हेलेनिस्टिक है, मतलब उसमें हर एक कई सारी चीज़ों की इन्फ्लुएंस या मिलावट देखने को मिलती है। ठीक है ना भाई, ऐसे ही एंशियंट के और भी 10-12 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा, वो आपको खुद से करनी है। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो भाई शेयर करो, बहुत मेहनत लग रही है। एक मतलब मेरे को ये स्लाइड बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि भाई खुद ही बनाता हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, दूसरों के साथ भी शेयर करो, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।